नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र मूले और आज हम यूनिट 9 में बेसिक कंप्यूटर प्लस इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, रोबोटिक्स, एआई, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित बात है। जैसे लास्ट टाइम प्रश्न पूछ लिया था कि आपके फिशिंग क्या है, संवेदनशीलता के साथ जो गोपनीय जानकारियों को चुरा लिया जाता है। फायरवॉल पूछ लिया था साइबर सिक्योरिटी से, अनाधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए। इसी तरीके से बिजनेस टू सिटीजन को लेकर के अलीबाबा, अमेजन, यहाँ से ई कॉमर्स को लेकर प्रश्न था। इस बार ई कॉमर्स सिलेबस से हट गया है। ई कॉमर्स 24x7 ये भी एक प्रश्न लास्ट टाइम था। इस तरीके के सामान्य प्रश्न लास्ट टाइम एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए थे। और अगर हम बात करें तो कुछ अन्य चीज़ों पर भी लास्ट टाइम पीएससी का फोकस था, जैसे ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल कौन नहीं है, एमपी ऑनलाइन, या फिशिंग हमला मैंने आपको बता दिया, फायरवॉल आपको बता दिया, द्वितीय पीढ़ी में किसका यूज़ हुआ था, ट्रांजिस्टर, है ना। सामान्य स्तर के प्रश्न थे। लगभग मान के चलिए 10 प्रश्न के आसपास लास्ट टाइम प्रश्न पूछे हुए थे। और एक था चैट जीपीटी, ओपन एआई, और एक प्रश्न था निम्नलिखित में से वेब ब्राउज़र नहीं है तो याहू को अलग करना था। और संदेश के स्रोत तक पहुँचाने की प्रक्रिया को डिकोडिंग कहा जाता है। ये भी एक सामान्य स्तर का जो है प्रश्न लास्ट टाइम पूछा गया था। अब अगर हम बात करें तो पिछले कुछ सालों में भी इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे लास्ट टाइम एक प्रश्न पूछ लिया था कि भाई व्योम मित्र जो है वो गगनयान अभियान के अंतर्गत भेजा गया, तो गगनयान अभियान के अंतर्गत इसरो के द्वारा इसको भेजा गया था। उसी तरीके से लास्ट टाइम एक क्वेश्चन गार्टनर के मॉडल से पूछ लिया था, ई गवर्नेंस से, कि गार्टनर का मॉडल क्या है। तो सारे मॉडल यहाँ पर अपन देख लेंगे, इंफॉर्मेशन, इंट्रैक्शन, ट्रांजेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये पूरे के पूरे मॉडल्स जो हैं हम यहाँ पर काम के देख लेंगे। इसी तरीके से एक सोशल नेटवर्क को लेकर ट्री टॉपिक से क्वेश्चन था। तो इस तरीके के प्रश्न जो हैं लास्ट टाइम पूछे गए हैं। तो जितने भी तरीके के मॉडल हैं या जितने भी तरीके की चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से इसमें बता देंगे, ताकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपको चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर क्लियर होती चलें। तो हम इसमें सीधे टॉपिक पे चलने का प्रयास करते हैं। और लास्ट टाइम जो पूछा गया उसके बाद जो बेसिक कंप्यूटर की जानकारी आ रही है तो वहाँ से हम चीज़ों को लेकर चलते हैं, ताकि आप प्रॉपर तरीके से समझ पाएँ कि हमको पाठ्यक्रम में किन किन चीज़ों को जो है समाहित करना है। ठीक है, तो शुरुआत हम करते हैं मित्रों यूनिट 9 की काम की महत्वपूर्ण बातों से। और आई होप कि ये जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हम इस यूनिट में पढ़ेंगे, चाहे वो एआई को लेकर के हो, चाहे वो रोबोटिक्स को लेकर के हो, है ना, तो सारी चीज़ें हमारे काम की हम यहाँ पर देखते चलेंगे। जैसे मैंने गार्टनर के मॉडल के बारे में आपको बताया, इसके साथ ही साथ सोशल नेटवर्क के रूप में ट्री, फिर ये IPv4 और IPv6 से लगातार क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछते रहे हैं। तो IPv6 जो है वो 128 बीट से रिलेटेड है, और जो 32 बीट है उससे रिलेटेड IPv4 है। हालांकि जो है IPv4 का यूज़ ज़्यादा होता है। उस तरीके से कौन सी मेमोरी प्राइमरी है, कौन सी मेमोरी प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी है, रैम और रोम, यहाँ से भी जो है प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आई होप हम यहाँ से ही क्लास की शुरुआत करेंगे। साथ ही साथ कुछ सामान्य चीज़ें भी परीक्षा में पूछी गई हैं। तो शुरुआत हम करते हैं बेसिक कंप्यूटर से। तो डिफेंस इंजन की खोज जो है वो 1821 में की गई, और 1842 में एनालिटिकल इंजन को जो है चार्ल्स बेबेज ने खोजा। और चार्ल्स बेबेज को जो कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। और कंप्यूटर के संदर्भ में जो सबसे पहले डेवलपमेंट के काम जो है वो चार्ल्स बेबेज ने किया। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को आगे बढ़ाने का जो श्रेय है वो एलन ट्यूरिंग को जाता है, एलन ट्यूरिंग को जाता है ना। इस तरीके के प्रश्न भी है। जैसे क्लास में क्वेश्चन पूछा था ब्लोफिश क्या है, तो ब्लोफिश क्या है इसको समझने के लिए आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि बेसिकली कंप्यूटर के बेसिक में तो ये चीज़ें पढ़ते ही पढ़ते हैं हम लोग, साथ ही साथ एडवांस रूप में भी इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो एक कंप्यूटर में एक चीज़ होती है, आपको याद रखना है, एनक्रिप्शन। ऐसी प्रक्रिया होती है एनक्रिप्शन जिसमें डाटा को पहचानने योग्य या एनक्रिप्टेड करने का प्रयास किया जाता है। और इसका प्रयोग आमतौर पर जो संवेदनशील सूचनाएं होती हैं उनको जो है सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। तो ये एनक्रिप्शन जो होता है दो तरीके का होता है। एक सिमेटिक होता है, सिमेटिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम के अंतर्गत होता है, और दूसरा जो होता है उसके भी दो प्रकार होते हैं, एक ब्लोफिश होता है और एक टू फिश होता है। तो बात को समझिए, एनक्रिप्शन का मतलब होता है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें डाटा को पहचानने योग्य एनक्रिप्शन के रूप में जो है वो बदला जाता है। तो एनक्रिप्शन जो है वो दो तरीके का होता है, एक आपके सिमेट्रिक होता है और
सिमेटिक के अलावा जो होता है ये एल्गोरिथम में होता है, जिसमें चीज़ों को व्यवस्थित किया जाता है। और ये सिमेटिक हमारे पाठ्यक्रम में है। तो सिमेटिक एनक्रिप्शन का मतलब होता है, एल्गोरिथम का मतलब होता है जिसमें कोई भी डाटा को एनक्रिप्ट करना और डिक्रिप्ट करना एज ए की यूज़ किया जाता है। उसमें भी दो चीज़ होती है, एक ब्लोफिश होता है और एक टू फिश होता है। तो ब्लोफिश 64 बिट ब्लॉक के रूप में इनको चीज़ों को बांटता है और व्यक्तिगत तौर पे जो है उनको एनक्रिप्ट करता है। ये एक प्रकार का पब्लिक डोमेन है ब्लोफिश, और ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म में या सुरक्षित भुगतान करने के लिए या पासवर्ड मैनेजमेंट के लिए इसका यूज़ किया जाता है ब्लोफिश का। तो ब्लोफिश एक प्रकार का सेमेटिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है, जिसमें हम पब्लिकली जो है 64 बिट ब्लॉकों में बांट करके जो है, चाहे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें या ई कॉमर्स, अलीबाबा, अमेजन या आपके मित्रा या तमाम प्रकार के फ्लिपकार्ट जैसी जो ई कॉमर्स एजेंसीज हैं उनमें भुगतान वगैरह करें या पासवर्ड प्रबंधन करें, तो उसके लिए ब्लोफिश एक प्रकार का टूल है। और टूफिश जो होता है वो एक लाइसेंस फ्री इंस्क्रिप्शन है, जैसे ये आपका पब्लिक है, और ये ब्लोफिश की जो कमी है उसको पूरा करने का काम करता है टूफिश। ये करीब 128 बिट के डाटा को डिस्क्रिप्ट करने का काम करता है और 128 बिट के डाटा को कंप्लीट करने का काम करता है। लगभग 16 राउंड में ये जो है ये इनक्रिप्ट करता है। तो ये भी दो तरीके का होता है, एक आपका ब्लूफिश होता है और दूसरा आपका जो होता है वो टूफिश होता है। मैंने ये देखा है कि इस यूनिट में, यूनिट 9 में जो आईटी कंप्यूटर वाली यूनिट है, आईसीटी वाली, इसमें कुछ नई चीज़ें, करंट अफेयर्स की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा आपका परीक्षा में पूछने का प्रयास यहाँ पर रहता है। तो ब्लूफिश के अंदर मैंने बताया कि सिमेटिक जो आपका इंटरप्रिटेक्शन है उससे रिलेटेड चीज़ें हैं। अभी हाल ही में यूपीएससी के कल पेपर में एक मेटा सर्फ करके भी चीज़ जो है वो पूछी हुई है टॉर से, और कहीं ना कहीं एक इंटरनेट की दुनिया से, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से। तो इस तरीके का पाठ्यक्रम में बदलाव जो हो रहा है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि अब आपको थोड़ा सा जो है वो कठिन चीज़ें भी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। तो सीधी सी बात आपको ब्लूफिश का याद रखना है। यहाँ पर ब्लूफिश का याद रखना है कि भाई मैंने बताया आपको कि ये एक प्रकार का सिस्टमैटिक एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम है, जहाँ पर सिस्टमैटिक एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम में दो चीज़ें आती हैं, एक तो आपका ब्लूफिश आता है, दूसरा आपका जो आता है वो टूफिश आता है। तो जो ब्लूफिश है ये 28 बिट के आसपास है और ये 100 ब्लूफिश जो है वो 32 बिट के आसपास है और ये जो है 128 बिट के आसपास है। मतलब ये IVP6 से रिलेटेड है और ये IVP जो है वो रिलेटेड है। और मेन जो लेना है इसका मतलब ये 64 बिट के रूप में है ना, इंटू 2, तो ये 64 बिट के रूप में है और ये 128 बिट से करीब 16 राउंड। कुल मिला के ये एक प्रकार का ऐसा सिमेटिक एल्गोरिथम प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि आप पब्लिक डोमेन में कोई भी ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन जो है भुगतान करने को, चाहे पेटीएम से, फ़ोन पे से, गूगल पे से हो, भीम ऐप से हो, पासवर्ड प्रबंधन में इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और ये जो टूफिश है लाइसेंस फ्री है, इसका लाने के पीछे मंशा है कि कहीं ना कहीं ब्लूफिश की कमी को दूर किया जाए और 128 बिट के डाटा को इनक्रिप्ट करने का इसके अंदर क्वालिटी होता है और प्रत्येक डाटा को 16 राउंड में कन्वर्ट कर सकता है। तो जैसे यहाँ पर ब्लूफिश पूछा था, वो टूफिश भी पूछ सकता है कि टूफिश कितना है। तो टूफिश जो है वो 128 बिट के डाटा को 16 राउंड में कन्वर्ट कर सकता है और ये लाइसेंस फ्री है टूफिश। तो ये अपने को यहाँ पे परीक्षा के दृष्टिकोण से अपने को यहाँ पर याद रखना है। और कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ही मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इनको अपने को ध्यान में रख के चलना है। और इसी तरीके से लास्ट ईयर में कई प्रश्न परीक्षा में पूछे गए जो बच्चों से वहाँ पर ऑन द स्पॉट जो करते समय कुछ गलतियाँ उनके अंदर वहाँ पे देखने को उनको मिली। तो ये अपने को यहाँ पर याद रखना है कि किस तरीके की चीज़ें हैं। इसके अलावा अब अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर मैं बताना और चाहूँगा, क्योंकि पूरा का पूरा टॉपिक जो है थोड़ा सा प्रैक्टिकल टॉपिक है। ई गवर्नेंस के जो मॉडल है, मैं भी मॉडल में बताऊँगा आपको। तो गार्टनर ने ई गवर्नेंस का मॉडल दिया कि भाई पहले कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन होगी, फिर इंट्रैक्शन होगी, फिर ट्रांजेक्शन होगा, फिर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इसी तरीके से कुछ और लोग भी हैं जिन्होंने मॉडल दिए। तो गार्टनर का मॉडल है इन्फॉर्मेशन, इंट्रैक्शन, ट्रांजेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन। इसी तरीके से एक ली है, उनका मॉडल है। ली का मॉडल ये है कि ली का मॉडल ये कहता है, ली के मॉडल को यहाँ पर याद रखना है कि ली का मॉडल क्या कहता है ना। तो ली के मॉडल को आपको यहाँ पर याद रखना है कि बेसिकली ली का जो मॉडल है वो ली का मॉडल क्या कहता है, इसको यहाँ पर अपने को याद रखना है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो है वो आपको यही वाला मॉडल जो है गार्टनर का पूछेगा। तो ली के मॉडल में क्या क्या चीज़ें हैं जो ई गवर्नेंस के अंतर्गत आती है ये देखेंगे। मैंने ये पूरे के पूरे जितने मॉडल हैं ये क्लास में प्रॉपर लिखवाए भी हैं और एक एक चीज़ को जो है डिस्कस किया है क्लास के अंदर। तो ये
ली का जो मॉडल है ये ई गवर्नेंस से रिलेटेड है ना। ली का जो मॉडल है ई गवर्नेंस का, ली का ई गवर्नेंस का मॉडल, हाँ तो ली का ई गवर्नेंस का मॉडल क्या है इसको यहाँ पर जरूर आप देख लें। तो ली का ई गवर्नेंस का जो मॉडल है ये भी 5 चरणों वाला है। तो सबसे पहले इसमें प्रेजेंटिंग की बात हो रही है, उपस्थिति की बात हो रही है, उसके बाद एसिमुलेशन की बात हो रही है। पहले उपस्थिति या प्रेजेंटेशन होना चाहिए, फिर एसिमुलेशन होना चाहिए, उसके बाद जो भी चीज़ें हो रही हैं उनमें रिफॉर्म्स होना चाहिए, अर्थात उनमें सुधार होना चाहिए। उसके बाद मॉर्फरिंग होना चाहिए, मॉर्फरिंग मतलब उसका प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए, मॉर्फरिंग होना चाहिए, और मॉर्फरिंग के बाद जो है फिर वो ई गवर्नेंस होना चाहिए। जैसे मैंने आपको भी बताया कि गार्टनर के मॉडल के अंदर ई गवर्नेंस में 4 चीज़ें हैं। पहला इंफॉर्मेशन, दूसरा इंटरेक्शन, तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन, आप तीसरा कह सकते हैं पर ट्रांजेक्शन, और ट्रांजेक्शन के बाद ट्रांसफॉर्मेशन। तो गार्टनर ने ई गवर्नेंस को लेकर जो 4 मॉडल दिए, उसी कड़ी में अगर हम बात करें तो ली ने 5 बातें करी। पहला प्रेजेंटिंग, दूसरा एसिमुलेशन, प्रेजेंटिंग और एसिमुलेशन के बाद फिर रिफॉर्म, रिफॉर्म के बाद मॉर्फिंग, और मॉर्फिंग के बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है ई गवर्नेंस। इसी तरीके से ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि इनने क्या क्या कहा, ली ने क्या कहा। पहली बात तो गार्टनर ने क्या कहा, है ना, गार्टनर ने क्या कहा। मुझे लग रहा है इस बार ई गवर्नेंस टॉपिक से क्वेश्चन लगभग 2 या 3 आएंगे। उसके बाद एआई से आएगा, इसके बाद रोबोटिक्स से आएगा, और उसके बाद जो क्वेश्चन है वो आईसीटी से आएंगे, बेसिक कंप्यूटर से आएंगे, और इसके बाद जो क्वेश्चन बच जाएंगे वो साइबर सिक्योरिटी से आएंगे। पिछली बार क्योंकि फायरवॉल और जो आपके फिशिंग हमला पूछ लिया है वहाँ से, और ई कॉमर्स से भी 2 क्वेश्चन पूछ लिया। तो इस बार मुझे लग रहा है ई गवर्नेंस से बिल्कुल आप तैयार रहिए। तो गार्टनर के मॉडल में जो 4 बातें उन्होंने कही, पहला मॉडल क्या कहा उन्होंने, इंफॉर्मेशन, दूसरा इंटरेक्शन ई गवर्नेंस में, तीसरा जो है वो ट्रांजेक्शन, और चौथा जो है ट्रांसफॉर्मेशन। उसी तरीके से ली ने क्या कहा, ली ने कहा पहला प्रेजेंटिंग होना चाहिए, फिर एसिमुलेशन होना चाहिए, उसके बाद रिफॉर्मिंग होना चाहिए, फिर मॉर्फरिंग होना चाहिए, और उसके बाद जो है फिर वो ई गवर्नेंस की बात उन्होंने की। मतलब प्रेजेंटिंग, एसिमुलेशन, रिफॉर्मिंग, मॉर्फिंग, और उसके बाद जो है आपका ई गवर्नेंस। इसी तरीके से हीलर और ब्लेंगर ने उन्होंने भी मॉडल दिया। तो हीलर और ब्लेंगर ने, हीलर और ब्लेंगर ये मीन्स में पूछा है, हीलर और ब्लेंगर ने जो है जो मॉडल दिया ई गवर्नेंस का। ई गवर्नेंस का मतलब ही होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू जो है सिटीजन, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, गवर्नमेंट टू जो है पब्लिक, और कहीं ना कहीं ई गवर्नेंस का मतलब ये है पब्लिक प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी, और लोगों के लिए जो है कम से कम समय में जो है पेपरलेस, कैशलेस, और जो है एक प्रॉपर तरीके में लोगों को सुविधापूर्ण सुविधाएं देने का प्रयास करना, फेसलेस, पेपरलेस, और आपका फेसलेस, पेपरलेस एंड कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जाना। तो भारत जो मिशन फॉर कंप्यूटर एप्लीकेशन 21 में प्लान करना है वो ई गवर्नेंस को लेके काम कर रहा है। तो हीलर और ब्लेंगर ने कहा कि सबसे पहले तो कोई भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, जो बात गार्डनर ने कही। उसके बाद दूसरी बात उन्होंने कहा 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। कम्युनिकेशन जो होता है वो 2 वे होना चाहिए, दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होना चाहिए, सिर्फ एक तरफ से कम्युनिकेशन में काम नहीं चलेगा। उसके बाद जो है लेन देन, ट्रांजेक्शन होना चाहिए, फिर ट्रांजेक्शन होना चाहिए, और कोई भी इस प्रकार का काम करते समय फिर इंटीग्रेशन आना चाहिए, और इंटीग्रेशन मतलब आपका एकीकरण होना चाहिए। और एकीकरण के बाद जो 5वां चरण इन्होंने बोला वो बोला पार्टिसिपेशन का, या पार्टिसिपेशन की बात की इन्होंने सहभागिता की बात की। इन्होंने किसकी बात करी, इन्होंने सहभागिता की बात की। तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर आपको दिमाग में सेटअप करके चलना है। तो पहली चीज़ तो मैंने आपको बताई जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि गार्टनर ने क्या कहा, गार्टनर ने क्या कहा। तो मैंने आपको बताया है कि भाई गार्टनर के द्वारा जो यहाँ पर बात की गई, गार्टनर के द्वारा जो यहाँ पर बात की गई, तो गार्टनर के द्वारा यहाँ इंफॉर्मेशन, इंटरेक्शन, ट्रांजेक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन की बात की, जबकि इनके द्वारा इंफॉर्मेशन के बाद 2 वे कम्युनिकेशन, फिर ट्रांजेक्शन, फिर इंटीग्रेशन, और फिर पार्टिसिपेशन की बात यहाँ पर की गई। ये तो ली का मॉडल भी हो गया, हीलर बैंगलर भी हो गया। उसके अलावा एक और मॉडल है गार्टनर के अलावा, वो भी आपको याद रखना है, और वो मॉडल है, सिंपल सा मॉडल है, और वो मॉडल का नाम है हार्वर्ड का मॉडल। तो हार्वर्ड का मॉडल कहता है पब्लिश करो, इंटरेक्ट करो, ट्रांजेक्शन कर लो। पब्लिक करो, इंटरेक्ट करो और ट्रांजेक्शन कर लो, पब्लिक करो, इंटरेक्ट करो और ट्रांजेक्शन कर लो। ये हार्वर्ड का मॉडल है। ये किसका मॉडल है, हार्वर्ड का मॉडल। तो आई होप कि जितने तरीके के यहाँ पर स्वरूप बन सकते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से वो मैंने आपको बता दिया। और अभी चर्चा में यही मॉडल जो है रिसेंटली चल रहे हैं, तो मैंने सबसे पहली फुर्सत में जो है आपको जो चर्चा में चल रहे हैं वो मॉडल मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा अभी
हाल फिलहाल में एक एंडरसन और हेनरिक्सन का भी मॉडल चल रहा है ना, उसको भी देख लेते हैं अपन। एंडरसन का मॉडल, एंडरसन का मॉडल ये एक चर्चित मॉडल है एंडरसन का और हेनरिक्सन का। तो ये भी क्वेश्चन मैंने कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह में देखा है। तो एंडरसन और जो आपके हेनरिक्सन का मॉडल है, जो पहले बोलता है कि कोई भी चीज़ में कल्टीवेशन होना चाहिए, कल्टीवेशन मतलब प्रोडक्टिविटी की तरफ बढ़ना चाहिए। दूसरा एक्सटेंशन होना चाहिए, एक्सटेंशन मतलब विस्तार होना चाहिए। और तीसरी चीज़ जो है वो मैच्योरिटी की बात करता है कि तीसरी चीज़ मैच्योरिटी होना चाहिए। और चौथी चीज़ जो है वो रिवोल्यूशन की बात करता है। तो मुझे लगता है इस बार की परीक्षा के लिए ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है ना, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दे, एंडरसन और हेनरिक्सन। तो सबसे पहले आपका कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के बाद इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के बाद मैच्योरिटी, और मैच्योरिटी के बाद जो है फाइनली जो है रिवोल्यूशन। तो ये लगभग मैंने आपको बताया जितने मॉडल थे। तो यहाँ पर ली का मॉडल भी हो गया है ना। ली का मॉडल था पहला प्रेजेंटिंग, एसिमिलेशन, रिफॉर्मिंग, मॉर्फिंग और ई गवर्नेंस, है ना। तो पहला था उसका प्रेजेंटिंग। ली का मॉडल क्या था? ली का मॉडल था प्रेजेंटिंग, एसिमिलेशन, रिफॉर्मिंग, मॉर्फिंग एंड ई गवर्नेंस। वो था ई गवर्नेंस। ये अपने को यहाँ पर याद रखना है। और एक मॉडल मैंने आपको बताया था गार्टनर का। तो गार्टनर का तो आपको पता ही है, गार्टनर का पहला क्या था? गार्टनर का इंफॉर्मेशन, उसके बाद इंटरेक्शन, ट्रांजैक्शन, और फिर उसके बाद था आपका ट्रांसफॉर्मेशन। और एक मॉडल जो था वो हिलर का और क्या नाम बताया था मैंने उनका, आपके हिलर और ब्लेंगर का। तो उनने क्या बोला? पहले नंबर पर तो इंफॉर्मेशन होना चाहिए, फिर टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, और इंफॉर्मेशन टू वे कम्युनिकेशन के बाद फिर ट्रांजैक्शन होना चाहिए, ट्रांजैक्शन के बाद फिर इंटीग्रेशन होना चाहिए, और इंटीग्रेशन होने के बाद फिर फाइनली जो है वो पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके जो 4 मॉडल हैं ये आप जरूर याद रख लें। पहला तो आप ली का मॉडल याद रख लें, दूसरा आप गार्टनर का याद रख लें, तीसरा मॉडल जो है आपको मैंने अभी बताया एंडरसन और हेनरिक्सन का मॉडल, एंड्रिक्सन का और एंडरसन का मॉडल, है ना, एंडरसन का मॉडल। और इसके बाद जो है एक मॉडल आपको याद रखना चाहिए यहाँ पर, वो है आपका ली हो गया, ये हो गया। इसका चौथा मॉडल आपको याद होना चाहिए यहाँ पर, हिलर और ब्लेंगर का। हिलर और किसका? हिलर और ब्लेंगर का। हिलर और किसका? ब्लेंगर का। तो ई गवर्नेंस में मैं आपको फिर से बता दूंगा यहाँ पे। तो ली के, गार्टनर के, एंड्रिक्सन के और एंडरसन के मॉडल को आप प्रॉपर जो है पढ़ के जाइए, रट के जाइए, और एक एक चीज को दिमाग में इसको सेट करके जाइए। जैसे हिलर और ब्लेंगर का मॉडल क्या कहता है? हिलर और ब्लेंगर का मॉडल सीधी बात करता है, हिलर और ब्लेंगर का मॉडल सीधी बात करता है कि पहले नंबर पर तो क्या होना चाहिए? इंफॉर्मेशन। फिर टू वे कम्युनिकेशन की बात करता है, और टू वे कम्युनिकेशन के बाद फिर जो है ट्रांजैक्शन की बात करता है, फिर इंटीग्रेशन की बात करता है, और फाइनली जो है फिर वो पार्टिसिपेशन की बात करता है। तो हिलर और ब्लेंगर का मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंटरेक्शन की बात, मतलब पहले नंबर पर इंफॉर्मेशन की बात करता है, सूचना की, फिर दो तरफा संचार की बात करता है ना, दो तरफा संचार की, फिर उसके बाद बात करता है ये आपके लेन देन की, ट्रांजैक्शन की बात करता है, उसके बाद ये बात करता है इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन मतलब आपका एकीकरण, और उसके बाद 5वें नंबर पर बात करता है सहभागिता की, कि पार्टिसिपेशन होना चाहिए तभी गुड गवर्नेंस होगा। अब एंड्रिक्सन के बारे में बात करें, एंडरसन और हेनरी रिएक्शन के बारे में बात करें, तो ये पहली बात करता है आपका कल्टीवेशन के बारे में बात करता है, कल्टीवेशन के बाद एक्सटेंशन की बात करता है, कल्टीवेशन एक्सटेंशन के बाद जो है ये मैच्योरिटी की बात करता है, और मैच्योरिटी के बाद फिर ये बात करता है रिवोल्यूशन की। गार्टनर का पता ही है आपको, इंफॉर्मेशन, फिर इंटरेक्शन, फिर ट्रांजैक्शन, और फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन। और ली के बारे में मैंने आपको बताया, इसके 5 चरण हैं। पहले नंबर पर प्रेजेंटिंग, दूसरा एसिमिलेशन, तीसरा रिफॉर्मिंग, रिफॉर्मिंग के बाद जो चौथे नंबर पर आएगा आपका वो आएगा मॉफरिंग, कंट्रोल टाइप बोल सकते हैं, और फिर आएगा आपका ई गवर्नेंस। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर आप ये मान के चलिए यहाँ से परीक्षा में आपको कोई ना कोई एक प्रश्न ज़रूर से मिलने वाला है। इसी तरीके से मैंने आपको ब्लोविश और टू विश भी प्रॉपर तरीके से समझा दिया है। तो ब्लोविश और टू विश भी अपने को यहाँ पर याद रखना है। अब अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं गार्टनर महोदय की। तो गार्टनर महोदय ने जो यहाँ पर बात करी कि गार्टनर महोदय ने कहा कि ई गवर्नेंस का जो मॉडल है वो ई गवर्नेंस का मॉडल जो है पब्लिक प्रोसेस और ट्रांसपेरेंसी की जो बात करता है, लोगों से कैशलेस और फेसलेस और जो पेपरलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने की बात करता है। तो पहले चीज़ पे इंफॉर्मेशन, दूसरे पे इंटीग्रेशन, तीसरे पे ट्रांजैक्शन, और चौथे पे जो है ट्रांसफॉर्मेशन। उसी तरीके से
मैंने आपको ली वाला बताया कि ली ने क्या कहा, तो ली ने क्या कहा, प्रेजेंटिंग, एसिमिलेशन, रिफॉर्मिंग, मॉर्फिंग एंड उसके बाद जो है आपका फाइनली जो है वो ई गवर्नेंस। ये ली वाली बात हो गई, प्रेजेंटिंग, एसिमिलेशन, रिफॉर्मिंग, मॉर्फिंग और ये बात हो गई। इसके बाद ये ली के बाद जो है वो एंडरसन के बारे में बात करें तो एंडरसन का सीधा सा फंडा है, कल्टीवेशन करो आप पहले, कल्टीवेशन के बाद फिर आप एक्सटेंशन करो, एक्सटेंशन के बाद फिर आपका मैच्योरिटी लाओ, अब मैच्योरिटी के बाद जो है आप फाइनली जो है वो उसका रिवॉल्यूशन करो। और एक बंदा और बच गया, वो है आपका हीलर और ब्लेंगर। तो हीलर और ब्लेंगर ने क्या कहा, हीलर और ब्लेंगर ने कहा पहले नंबर पर इंफॉर्मेशन होना चाहिए, उसके बाद जो है वो आपका टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, टू वे कम्युनिकेशन के बाद जो है आपका ट्रांजेक्शन होना चाहिए, उसके बाद इंटीग्रेशन होना चाहिए और इंटीग्रेशन के बाद फिर फाइनली जो है वो पब्लिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये 4 मॉडल आप जरूर याद करके जाएं, एक गार्टनर का मॉडल, दूसरा ली वाला मॉडल, एसिमिलेशन वाला, प्रेजेंटिंग वाला, है ना, उसके बाद रिफॉर्मिंग, मॉर्फिंग और वो, इसके बाद एंडरसन वाला वही है आपका, पहले कल्टीवेशन, उसके बाद फिर एक्सटेंशन और उसके बाद जो है आपके मैच्योरिटी और फिर आपका रिवॉल्यूशन। और एक आपका जो मैंने बताया वो एक नवीन मॉडल मैंने आपको बताया जिसका नाम है हीलर और ब्लेंगर। तो हीलर और ब्लेंगर का मॉडल जो मैंने बताया कि पहले नंबर पर आपका इंफॉर्मेशन आ जाएगा, फिर टू वे कम्युनिकेशन आ जाएगा, फिर लेन देन आ जाएगा, उसके बाद इंटीग्रेशन आ जाएगा और आखिरी में जो है वो पीपल पार्टिसिपेशन के बारे में बात होगी। अब ये नई चीज़ें आता है भाई, यहाँ से नई चीज़ें आता है तो इनको प्रॉपर समझें अपने, है ना। IPv4 और IPv6 मैंने बता दिया कि IPv4 जब भी आएगा आपको लगाना है 32 बिट और IPv6 जब आएगा आपको लगाना है 128 बिट। इसके बाद हमने यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें देखी जिसमें आपको मैंने प्राइमरी मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी बताया। एक मैं ब्लूफिश करके जो टॉपिक है उसको भी यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ ताकि एक बार आपको ब्लूफिश प्रॉपर जो है समझ में आ जाए, है ना। तो ब्लूफिश भी एक बार अपन देख लेते हैं फिर से ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, कोई डाउट ना हो। अब ब्लूफिश जो है बेसिकली ये एक प्रकार का सिस्टमैटिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है जिसमें हम किसी भी डाटा को लंबे समय तक, संवेदनशील डाटा को सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। अब इसमें जो 64 बिट में यूज़ होता है वो ब्लूफिश होता है और 128 बिट में जो यूज़ होता है वो टूफिश होता है। तो जो टूफिश होता है और जो ब्लूफिश होता है उसमें दोनों में ही अगर बात करें तो दोनों ही सिस्टमैटिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है। लेकिन जो ब्लूफिश होता है चाहे पासवर्ड के लिए हो, चाहे वो ट्रांजैक्शन ऑनलाइन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हो, चाहे ई कॉमर्स की साइट पे काम करने के लिए हो, यहाँ पर जो ब्लूफिश होता है ये एक पब्लिक डोमेन है और जो टूफिश है वो इसका संवर्धित रूप है जो एक लाइसेंस फ्री है और इसका यूज़ करते समय हम 16 राउंड में जो है वो इनक्रप्ट करते हैं डाटा को। तो डेफिनेटली जो है यहाँ से भी प्रश्न परीक्षा में पूछ सकता है। तो आई होप कि जितनी चीज़ें ज़रूरी हैं वो मैं हैंडल आउट करते हुए चल रहा हूँ। और आपको बता दूँ मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर हमारा प्रथम महत्वपूर्ण लक्ष्यों में जो है वो कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर मायने रखती है कि हम IT को, सूचना प्रौद्योगिकी को जो रिप्रेजेंट करें। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर जो हमारे काम करने का तरीका, इकोनॉमिकल ग्रोथ है, वो बिना IT के नहीं हो सकती है और IT का प्रयोग जो है हमको करना ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके अलावा कुछ मापक चीज़ों पे बात करें हम तो आपको याद रखना है कि हमारी जो एक होता है आपका MBPS, उसमें जो है बाइट आता है। तो ये MBPS में जो आता है वो बाइट आता है और अगर मैं स्मॉल m करूँ PS तो ये बिट आता है। और ये आपको याद रखना है कि 8 बिट बराबर इसे क्या होता है 1 बाइट। तो जो MBPS आता है ये हो गया बाइट और स्मॉल MBPS आता है तो इसमें जो हो गया वो हो गया बिट हो गया। सबसे छोटी इकाई जो है वो किलो बाइट होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर हम बात करेंगे कुल मिलाकर के हम बात कर रहे हैं अपने पूरे IT और CT के अंदर, तो हम बात करेंगे लोकल एरिया नेटवर्क की। तो लोकल एरिया नेटवर्क का सबसे अच्छा एग्जांपल है ईथरनेट। कई बार पूछता है लोकल एरिया नेटवर्क से संबंधित क्या है, तो लोकल एरिया नेटवर्क से रिलेटेड है ईथरनेट। बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, जो कंप्यूटर की नेटवर्क टेक्नोलॉजी सभी इसी से रिलेटेड है। और ये पर्सनल एरिया नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क नेटवर्क सबसे रिलेटेड है। इस बार ईथरनेट पूछ सकता है क्योंकि ईथरनेट जो है वो बेसिकली रिलेटेड है किससे, ईथरनेट रिलेटेड है लोकल एरिया नेटवर्क से। और ये 802.3 प्रोटोकॉल के तौर पे जाना जाता है। रॉबर्ट मैटकॉफ ने जो है इसका खोज किया था, तो रॉबर्ट मैटकॉफ ने जो है ईथरनेट का यूज़ किया था, वो आपको याद रखना है। इसके बाद मेन एरिया नेटवर्क होता है, उसके बाद आपका वाइड एरिया नेटवर्क होता है और वाइड एरिया नेटवर्क में आपका इंटरनेट आता है।
वाइड एरिया नेटवर्क में आपका क्या आता है इंटरनेट, जिसको 1974 में विंट और सर्फ के द्वारा खोया गया था, जिसकी हाल ही में लगभग 50 साल पूरे हो रहे हैं। और वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो 1989 में बर्नर्स ली ने खोजा था। और ये वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर जो है वो आपका इंटरनेट आता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो क्या रेंज रहती है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आईसीटी वाले टॉपिक को पहले कवर कर ले रहे हैं, है ना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को। और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को देखिए क्या होता है, मेरी सुबह 7 से लेकर 12 तक के ऑफलाइन क्लास रहती है, फिर ये 1 से 4 में मैं रिकॉर्डिंग कर पाता हूँ, शाम को 4 से 7 भी मेरी क्लास होती है। तो समय का थोड़ा अभाव है मेरे साथ, इसलिए स्पीड मुझे थोड़ी तेज रखनी होती है। अब जैसे लोकल एरिया नेटवर्क, तो लोकल एरिया नेटवर्क 0 से 1 किलोमीटर, और यहीं पर आपका क्या है ईथरनेट है। उसके बाद मेन एरिया नेटवर्क है, उसके बाद वाइड एरिया नेटवर्क, और यहीं पर आपका क्या है इंटरनेट है। विंट और सर्फ ने इसको खोजा, और ईथरनेट की खोज मैंने आपको बताई अभी कुछ देर पहले कि ईथरनेट की खोज रॉबर्ट मैटकॉफ ने की है। रॉबर्ट मैटकॉफ ने की है ईथरनेट की खोज। तो ये कुल मिला के कंप्यूटर से रिलेटेड नेटवर्क टोपोलॉजी है। जैसे बस टोपोलॉजी में इस तरीके से होता है कि सभी डिवाइस को मुख्य केबल से कनेक्ट करते हैं, जिसको बैकबोन कहते हैं। स्टार टोपोलॉजी में इस तरीके से होता है कि बीच में कंप्यूटर होता है और बाद में सबको जोड़ दिया जाता है। इसके बाद आपके एक रिंग टोपोलॉजी होती है, वो इस तरीके की होती है। मैश टोपोलॉजी में इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है डाटा ट्रांसफर को, इसको पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी भी कहा जाता है। मेश टोपोलॉजी को क्या कहते हैं, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी कहते हैं मेश टोपोलॉजी को। इसके बाद अगर बात करें ट्री टोपोलॉजी, तो ये अपने आप में एक सोशल नेटवर्क का एक अच्छा एग्जाम्पल है, और एक फैमिली का जो ट्री है वो भी सोशल नेटवर्क पर डिपेंड करता है। तो ट्री टोपोलॉजी का संबंध जो है वो आपके संबंधित है सोशल नेटवर्क से। इसके बाद ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है। हाइब्रिड टोपोलॉजी में दोनों चीज़ें आती हैं, है ना, जितने भी सारी चीज़ें उनको कनेक्ट करते हैं, बस को, रिंग को, है ना, स्टार को, सबको जोड़ दो तो वो जाएगा आपका हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब अगर हम OSI मॉडल के बारे में बात करें, ओपन सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन मॉडल, तो इसमें सॉफ्टवेयर लेयर होती है आपकी 3, और 3 सॉफ्टवेयर लेयर जो होती है उनके नाम आपको याद रखना है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर। ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। और नेटवर्क, डाटा और फिजिकल जो है वो हार्डवेयर से, और जिसमें ट्रांसपोर्ट लेयर होती है उसको बोलते हैं हार्ट ऑफ द OSI, मतलब ऑपरेशन सिस्टम इंटरेक्शन के जो है नाम से जो है इसको जाना जाता है। अब अलग अलग लेयर के अलग अलग काम होते हैं। अगर हम बात करें एप्लीकेशन लेयर का क्या काम होता है, फिजिकल लेयर का क्या काम होता है, तो फिजिकल लेयर जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन के लिए जिम्मेदार रहती है, टोपोलॉजी का एक प्रकार से कार्य करती है। और ये जो डाटा लिंक लेयर है इसको फ्रेम यूनिट लेयर भी कहते हैं। इसके बाद एक नेटवर्क लेयर होती है, एक ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, और ट्रांसपोर्ट लेयर को हम लोग कहते हैं सेगमेंट यूनिट, और हार्ट ऑफ द OSI के नाम से जानते हैं। और जितनी सीधी बातचीत होती है UDP प्रोटोकॉल पर कार्य करने के तहत वो ट्रांसपोर्ट लेयर के अंतर्गत होती है। और इसके अलावा एक प्रेजेंटेशन लेयर होती है और एक एप्लीकेशन लेयर होती है। और कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो ये मोबाइल के पूरे सिस्टम को, जब हम कंप्यूटर के पूरे सिस्टम को प्रैक्टिकली समझते हैं तो वहाँ इनका यूटिलाइजेशन कहीं ना कहीं होता है। अब अगर हम बात करें कुछ हम बात करते हैं गाइडेड और अनगाइडेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की चीज़ों को, तो हमारे यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आपको बता दूँ, हमारे अधिक रेंज वाली वेव है अंतरिक्ष, आकाशीय, उपग्रह, भूम और माइक्रोवेव। अब इनकी फ्रीक्वेंसी रहती है। और हमारी शॉर्ट टर्म रेंज वाली है वाईफैक्स, वाईमैक्स, ब्लूटूथ, लाईफाई और RFID, NPX और वाई आई। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं इनमें माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, मैक्सवेल ने इनकी खोज की थी। माइक्रोवेव तरंगे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, माइक्रोवेव तरंगे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछना है कि माइक्रोवेव की रेंज क्या होती है। तो माइक्रोवेव की रेंज होती है 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 300 गीगाहर्ट्ज के आसपास। 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 300 गीगाहर्ट्ज के आसपास जो होती है वो माइक्रोवेव की होती है। तो आपको डाटा याद रख लेना है, 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 300 मेगाहर्ट्ज तक के जो है वो आपका जो है 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज, 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज के बीच में जो है माइक्रोवेव तरंगों की रेंज होती है। इसके बाद जो हम बात करेंगे तो अन्य तरंगे भी होती हैं, लेकिन हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो माइक्रोवेव है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं याद रखने के हिसाब से, रेडियो तरंग की होती है 3 किलोहर्ट्ज से 1 गीगाहर्ट्ज। रेडियो की कितनी होती है, रेडियो की होती है 3 किलो हर्ट्ज से लेकर के 1 गीगाहर्ट्ज, है ना, मतलब 3 किलो से 3 किलो गीगाहर्ट्ज, 3 किलो हर्ट्ज से 1 गीगाहर्ट्ज, ये होती है रेडियो तरंग की। और माइक्रोवेव की होती है 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 300 गीगाहर्ट्ज। और अवरक्त तरंगों की जो होती है वो होती है 300 गीगाहर्ट्ज से लेकर के आपके 400 टेट्राहर्ट्ज, 300 गीगाहर्ट्ज से लेके 400 गीगाहर्ट्ज, 300 से लेकर के 400 गीगाहर्ट्ज के आसपास तरंगे होती हैं। तो आपको रेडियो तरंगे याद रखना है, रेडियो तरंगे होती है 3 किलो हर्ट्ज से लेकर के 1 गीगाहर्ट्ज। उसके बाद माइक्रोवेव 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज। और उसके बाद आपको याद रखना है कि अवरक्त होती है 300 गीगाहर्ट्ज से लेके 400 टेट्राहर्ट्ज के आसपास होती है।
जो हमारे काम का है हमने बता दिया। फिर ब्लूटूथ आपको पता ही है, प्रैक्टिकली यूज़ करते होंगे। ब्लूटूथ की खोज जो है किसने की थी, आपको याद रखना है, जॉब हॉटसन ने जो है वो ब्लूटूथ की खोज की थी। और इसकी कैपेसिटी होती है आवृत्ति फ्रीक्वेंसी 2.5 से 2.8 गीगाहर्ट्ज़ के आसपास। और इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है कि जो वाईफाई होता है, वाईफाई का कनेक्टिविटी रेंज होता है 2.4 से लेकर के 5 गीगाहर्ट्ज़ के आसपास। 2.4 से लेकर के 5 गीगाहर्ट्ज़ के आसपास लगभग जो होता है वो वाईफाई होता है। उसके बाद वाईमैक्स। अब आजकल एक नई चीज़ चल रही है, वो है आपका जिगबी, वायरलेस तकनीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर बेस्ड है ये। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि जो नेट न्यूट्रलिटी के बाद जो इस प्रकार की चीज़ें बढ़ी हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स को लेकर के, जहाँ पर इस तरीके से कनेक्टिविटी करके बड़े शहरों में जो है टोटली वाईफाई को कनेक्ट किया जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं इंटरनेट ऑफ थिंग्स को लेकर के काम चल रहा है बहुत तेज़ी से। आपने फास्टैग के बारे में भी देखा होगा, गाड़ियाँ वगैरह जाती हैं और सीधे फास्टैग से जो चीज़ें काम हो जाता है। और ये फास्टैग का जो है फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए। और जो पूरा का पूरा फास्टैग टेक्नोलॉजी है वो काम कहाँ पे करता है, वो काम करता है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के ऊपर जो है बेस्ड काम करता है। इसके बाद लाईफाई है। लाईफाई को जो है वो हेरोल्ड हॉस ने दिया है और जर्मनी के 2011 में दिया है। तो ये लाईफाई को लेकर भी अपने को याद रखना है कि लाईफाई को देने वाले व्यक्ति हैं हेरोल्ड हॉस। और करीब वाईफाई से 100 गुना ज़्यादा तेज़ है, 224 गीगा जीबीपीएस के आसपास इसकी स्पीड होती है। और आजकल जो है वो वाईफाई भी यूटिलाइज हो रहा है, जब से माइक्रोसॉफ्ट 2015 में इस पर काम कर रहा है। और इसी को हाई वाइट स्पेस के नाम से भी बेसिकली जाना जा रहा है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। जैसे ब्लोविश से लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछ लिया था, है ना, ये लास्ट टाइम जब रविशंकर जी थे आपके, तो उस समय ये डील हुई थी माइक्रोसॉफ्ट के साथ। और भारत में जो है वो वाईफाई अर्थात वाइट स्पेस को लेकर के जो है काम तेज़ी से चालू होता है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोजेक्ट लून की। तो गूगल वालों ने 20 किलोमीटर की हाइट पर प्रोजेक्ट लून चालू किया था, ताकि अधिक से अधिक मात्रा में जो है लोगों को सुविधाएं यहाँ पर दे सकें। गूगल की अति महत्वाकांक्षा परियोजना थी, गूगल एक्स के द्वारा चालू किया था। इसमें हीलियम हाइड्रोजन की जो हल्की गैसें भर के 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया था। और 2.6 गीगाहर्ट्ज़ के जो ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम लगाए थे और वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी LTE और 4G का यूटिलाइजेशन किया गया था। हालांकि प्रोजेक्ट बाद में फेल हो गया। इसी तरीके से हम बात करेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसको लाया केविन एस्टन ने। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब स्मार्ट होम, स्मार्ट व्हीकल, स्मार्ट डिवाइस। और भारत में 2014 से जो IoT नीति का मसौदा तैयार हुआ वो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स को लेकर ही हुआ। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स को लाने वाले व्यक्ति हैं केविन ऑस्टन। इनका नाम आप याद रखेंगे। इससे हर जगह जो है हम इंटरनेट को लेकर काम करेंगे। और आज जो पूरी दुनिया में देख रहे हैं 4% ही इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, 96 पर अभी भी जो है टॉर जो है वो कहीं ना कहीं इस पर भी जो है अभी रहस्य का विषय बना हुआ है। तो कुल मिलाकर के आप ये मान सकते हैं कि मॉडेम में जो एनालॉग से लेकर के डिजिटल और डिजिटल से लेकर एनालॉग को कन्वर्ट करने का प्रयास किया जाता है, तो उसके नए संदर्भ में नई नई चीज़ों को लेकर नए नए डेवलपमेंट के प्रोसेस यहाँ पर चल रहे हैं। और कुल मिलाकर के हम अगर बात करें तो एनालॉग और डिजिटल ये दोनों सिग्नलों को लेकर बात करें। पुराने समय में एनालॉग होते थे, उसके बाद जो है वो डिजिटल होते, तो एनालॉग से डिजिटल, डिजिटल से एनालॉग, ये जो है मॉडेम वाला काम है। ये अपने को याद रखना है, प्री में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है ना। अब इसके बाद कुछ ऐसे भी मॉडल्स हैं जो अपने को यहाँ पे पढ़ना है, जैसे डायल अप लाइन, जिसको हम स्विच अप लाइन कहते हैं। तो डायल अप लाइन इस तरीके से लगाई जाती है, आपको याद रखना है। स्विच लाइन इसको कहा जाता है। टेलीफोन की तरह नंबर डाल करके कम्युनिकेशन स्थापित किया जाता है। सीरियल लाइन, इंटरनेट प्रोटोकॉल या पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल भी इसको कहते हैं। लिस्ड लाइन इस तरीके से लगाई जाती है। आवाज़ या डाटा दोनों का यूटिलाइजेशन किया जाता है। फिर ये आपके ISDN है जो सर्किट स्विच टेलीफोन नेटवर्क पर काम करता है ना। इस तरीके की चीज़ें भी आई होप कि पूछा जा सकता है परीक्षा में। इसके साथ साथ GSM मोबाइल, जिसमें एक ही मोबाइल में उसी की जो है सिम रखने का प्रयास किया जाता है। और ये CDM है, CDM में इसका मोबाइल के संचालन के लिए प्रयोग होता है। तो ये GSM मोबाइल और CDM मोबाइल हम डिटेल में साइंस एंड टेक में ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। तो कुल मिलाकर के ये आपका यहाँ पर मामला सेटअप हुआ। और ये हमने प्रयास किया कि किस तरीके से आपको इंटरनेट सैटेलाइट सिस्टम को लेकर के बात करें, क्योंकि 1774 में, पुराने समय में, आज से 250 साल पहले वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा कलकत्ता में पहली बार डाकघर बनाया गया था। तब किसी ने सोचा नहीं था कि दुनिया इतनी आगे बढ़ेगी। 1766 में लॉर्ड क्लाइव के समय पर विधिवत सेवाएं चालू हुई थी। और 1864 में डलहौजी ने पूरे भारत के अंदर 701 डाकघरों का नेटवर्क बनाया था। उसके बाद 1863 में रेल डाक आया, फिर 1879 में पोस्टकार्ड आ गया, फिर 1880 में मनी ऑर्डर आ गया, और देखते ही देखते फिर 72 में पिन कोड आ गया। और फिर ऐसा कुछ डेवलपमेंट हुआ कि 86 आते आते स्पीड पोस्ट आ गया। फिर भारतीय डाकघर ने नई चीज़ें लाई, फिर विदेशी मनी ऑर्डर वाला कंसेप्ट आ गया,
फिर टेलीग्राफ सुविधाएं आ गई और इस तरीके से रेडियो का संचार हुआ और धीरे धीरे डेवलपमेंट होते गए। टेलीविज़न का विकास हुआ, भारत में टीवी टेलीविज़न में रंगीन टेलीविज़न का प्रसारण चालू हुआ तमाम तरीके से। तो कुल मिलाकर के आप ये मान के चलिए कि लगभग आईसीटी के अंदर फिर दूरभाष आ गया, रेडियो आ गया, फिर उसके बाद टीवी आ गई, रेडियो आ गया, मोबाइल आ गया, रेडियो आ गया, टीवी आ गया, दूरभाष आ गया, फिर मोबाइल इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसके 50 साल पूरे हो रहे। मार्टिन कूपर ने इसकी खोज की थी। तो मोबाइल की खोज किसने की हो सकता है पूछ ले, क्योंकि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो बड़ा टॉपिक है, पहले मैं उसको कवर करा रहा हूँ, फिर इंटरलिंक करके। तो मार्टिन कूपर ने जो है इस सिस्टम की खोज करी और हमारे यहाँ जो है वो जीएसएम और सीडीएम दोनों ही मोबाइल हैं। और हमारी पहली पीढ़ी जो है वो स्टार्ट हुई आपके 1G के नाम से, 2.4 kbs था उस समय, एनालॉग सिस्टम था। सेकंड 91 में आई 500 kbs तक, फिर थर्ड जनरेशन आई, उसके बाद चौथी और अभी जो है 5वीं जनरेशन बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो 5वीं जनरेशन के अंदर जो कंप्यूटर जो 5G टेक्नोलॉजी चल रही है वो 2020 में लॉन्च हुई है। और हमारा 5G 1G 80 के दशक में आया, 2G 90 में आया, 3G 2000 में, 4G 2010 में, और अब हम 6G की तरफ जो है वो अग्रसर हो रहे हैं। तो डेफिनेटली अब जो हमारी 5वीं पीढ़ी है वो अब 6th जनरेशन की तरफ जा रही है और हम आने वाले समय में 6G जनरेशन को भी लेकर काम करेंगे। और तेज़ी से जो हमारे यहाँ 6G को लेकर भी काम चल रहा था। अब देखेंगे 1G कब आया, 79 में आया, और 1G जब था तो उसमें 2 kbps रहता था। हम नियरली 6 प्रतिदिन में देख पाते थे। उसके बाद देखिए 2G आया, फिर लगभग एक मूवी 2.5 घंटे में, फिर उसके बाद 95 में नियरली 2 मिनट में एक मूवी, 4G में 20 सेकंड में, अब 5G में हम जो है 3 मूवी 1 सेकंड में देख सकते हैं। स्पीड तो 2030 तक हम लोग जो है वो एक टेट्रा मतलब 1 Tbps आ जाएगा, तो लगभग मान के चले 300 मूवीज़ को जो है हम देख पाएंगे। ये 6G की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन है, GSM का फुल फॉर्म है ना। इसके अलावा एक LTE भी होता है जिसको हम लोग लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन कहते हैं, और LTE को सबसे पहले इंडिया में लॉन्च किया था एयरटेल ने 2012 में। आपके मोबाइल में देखना एक तरफ ऊपर LTE लिखा रहता है। तो 2009 में पहली बार स्टॉकहोम में LTE का शुरुआत हुआ था, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। फिर 2012 में सबसे पहले इंडिया में जो है एयरटेल ने इसको जो है शुरू किया था। तो ये हमारे यहाँ GSM मोबाइल और CDM मोबाइल को लेकर के एक अच्छी खासी जो कंसेप्ट है वो मैंने आपको बताया। अब अगर हमारे देखें तो मैक्सिमम लोग हमारे एंड्रॉयड मोबाइल यूटिलाइज कर रहे हैं। और टेली डेंसिटी अगर देखें तो 2001 में हमारे यहाँ 18% लोगों के पास मोबाइल था, और आज हमारे यहाँ 94% लोगों के पास मोबाइल है। तो टेली डेंसिटी लगातार जो है इंडिया में बढ़ रही है। हमारे यहाँ सीडेक करके एक संस्था है जो पूना में है, इसने पहली बार परम 8000 नाम का एक कंप्यूटर बनाया था जो बहुत इंपॉर्टेंट था। और विजय पांडुरंग भाटकर जिनको सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, उनको श्रेय जाता है। तो सीडेक का हेडक्वार्टर पूना में है और विजय पांडुरंग भाटकर को सुपर कंप्यूटर को बनाने का श्रेय जाता है। पहला हमारा सुपर कंप्यूटर था परम 8000 नाम से। अभी हमारा जो है वो एरावत सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर है, और दुनिया का जो सबसे चलने वाला तेज कंप्यूटर है वो आपको याद रखना है। हाँ, तो ये आपका हो गया भारत का सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर, आपके एरावत हो गया है ना। इसको दिमाग में आप सेट कर लीजिए। और इसके साथ ही साथ आपके विजय पांडुरंग भाटकर को जो है वो सुपर कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। तो लगभग भारत के संदर्भ में आप देखते चलें। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ भारतीय दूरसंचार निगम बना 97 में, हमारे यहाँ BSNL बना 86 में, हमारे MTNL बना 86 में, और इसके अलावा भारत संचार निगम लिमिटेड हमारे यहाँ बना 2000 में, प्रसार भारती हमारे यहाँ बना 97 में, और डायरेक्ट टू होम का कंसेप्ट चालू हमारे यहाँ, और संचार निगम लिमिटेड 99 में चालू, और सूचना प्रौद्योगिकी कानून भी हमारे यहाँ जो है वो लगभग 2000 के आसपास आ गए। और हमारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से चला। कई नए नियम जो अभी IT के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आ गए 660 के अंतर्गत, और जिस तरीके से ICT के अंदर तेज़ी से प्रयोग हो रहा है वहाँ पर बहुत सारे नए बदलाव आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अब हम लोग जो कुछ अन्य बातें यहाँ पर करेंगे, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हमको करनी है वो कंप्यूटर के बेसिक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से संबंधित चीज़ें करनी है, जहाँ से प्रिलिमिनरी के क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप कि मैं कुछ बेसिक चीज़ों को आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि सबसे पहले हमारे यहाँ अबेकस आया। उसके बाद मैंने बताया कि हमारे यहाँ जो है ये डिफरेंस इंजन को 1822 में जो डेवलप करना चालू किया, और 42 तक चार्ल्स बेबज ने जो है हमारे यहाँ इस पे काम तेज़ी से चालू कर दिया। और ये अबेकस था जिसको 2400 BC में लाया गया था। फिर ये नेपियर बोन्स ने 1917 में स्कॉटलैंड में ये चीज़ लाई। इस तरीके से हमारे यहाँ स्लाइड रूल्स 1922 में आया, एडिटिंग मशीन 1642 में आई,
डिफरेंस इंजन को चार्ल्स बेबेज ने लाया, इसलिए कंप्यूटर का जो पितामह है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। और इस तरीके से जो है भारत में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को लाने का श्रेय जेम ट्यूरिंग को है, और कंप्यूटर को लाने का श्रेय जो डिफरेंस इंजन लाने का श्रेय चार्ल्स बेबेज को है। और समय समय पर बहुत सारे कंप्यूटर डेवलपमेंट हमारे यहाँ देखने को मिले। फिर हमारे यहाँ माइक्रो प्रोसेसर आए, क्योंकि पहले हमारे यहाँ क्या था, निर्वात ट्यूब से पहली पीढ़ी में काम चला, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर से, तीसरी पीढ़ी में आईसी चिप से, चौथी पीढ़ी में जो है माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर हमारा जो पहला था वो था आपका इंटेल 4004, और इसको उस समय जो है वो बेसिकली टेड हॉफ JR इंटेल ने लाया था 71 के अंदर, और एप्पल सेकेंड को जो है उस समय स्टीव जॉब्स ने लाया था। तो इस तरीके से ये सारे डेवलपमेंट हुए। और क्लास 10 PSC में क्वेश्चन पूछे थे कि भाई प्रथम पीढ़ी में क्या, द्वितीय पीढ़ी में क्या यूज़ किया था। अभी बड़े सामान्य प्रश्न था, लोग इसको भी गलत करके आते हैं, है ना, लाखों रुपए दे करके कोचिंग करते हैं और प्रश्न गलत करके ही आते हैं। गंभीरता रखिए, सिलेक्शन अपने आप होगा। तो पहला निर्वात ट्यूब, द्वितीय पीढ़ी ट्रांजिस्टर जिसको साकले ने 47 में खोजा था, तीसरा इंटीग्रेटेड चिप जिसको जॉन केल्विन ने 58 में खोजा था, और उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर जिसको 71 में खोजा गया था। और वर्तमान में जो पांचवी पीढ़ी चल रही है वो AI से रिलेटेड है। माइक्रो प्रोसेसर चौथी पीढ़ी और पांचवी पीढ़ी AI जिसको जॉन मैकार्थी ने 58 में लाया। तो ये लगातार कंप्यूटर से रिलेटेड बातें हैं जो हमको यहाँ पर जानना चाहिए, जो हमारे लिए ज़रूरी है। एनालॉग से डिजिटल, डिजिटल से एनालॉग, ये पूरा मॉडर्न सिस्टम कंप्यूटर का हुआ, और डिफरेंट पैटर्न पे फिर कंप्यूटर के जो प्रोसेस हैं वो इंडिया में मिले, चाहे वो पर्सनल कंप्यूटर हो, वर्क स्टेशन लेवल पर काम करने वाले हों। सबसे ज़्यादा हालांकि हमारे भारत में आज भी माइक्रो कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह ही यूज़ होता है, और तेज़ी से जो है वर्तमान में लैपटॉप का प्रयोग बढ़ रहा है। तो माइक्रो कंप्यूटर भारत में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले कंप्यूटरों में से एक। इसके अलावा बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं हमारे, मिनी कंप्यूटर्स भी है, मेन फ्रेम कंप्यूटर भी, सुपर कंप्यूटर। मैंने बताया आपको कि विजय पांडुरंग, फ्रंटियर जो है वर्ल्ड का पहला है, मेरे को भी नाम याद नहीं आ रहा था, वर्ल्ड का पहला जो है वो फ्रंटियर है ना, पहले सबमिट था। तो फ्रंटियर USA का है, वो फर्स्ट नंबर पे, और इंडिया का जो है वो एरावत है, आपको याद रखना है। और ये है आपके क्रे, जिन्होंने की पहली बार, सैमोर क्रे जिन्होंने पहली बार सुपर कंप्यूटर को लाया था। और जो इंडिया में है वो है आपके विजय पांडुरंग भाटकर, इंडिया में जो है वो विजय पांडुरंग भाटकर है जिन्होंने सुपर कंप्यूटर को लाया था, और वर्ल्ड में जो है इन्होंने लाया था। तो पहला वर्ल्ड का सुपर कंप्यूटर जो क्रे था, बाद में फिर जो है अभी वर्तमान में सबमिट के बाद फ्रंटियर हो गया है। अभी इंडिया के जो है ये विजय पांडुरंग भाटकर है, इनको पद्मश्री मिला था। तो PSC ने क्वेश्चन पूछा था कि भाई कौन भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक है, तो इन्होंने ही परमाट एयर बनाया था सिडेक के अंदर। और अभी भारत का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर जो है वो एरावत है ना। इसके अलावा जो अनुपम है वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का है ना। फेज जो है वो आपके DRDO का है। तो अलग अलग समय में आपको बहुत सारे कंप्यूटर्स को पर यहाँ पर याद रखे चले। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को जो है कंप्यूटर का माइंड मैप कहते हैं। अब भारत में लास्ट में क्वेश्चन पूछ लिया था कि भाई प्राइमरी मेमोरी का, तो प्राइमरी मेमोरी है रेम और रोम, है ना। रेम और रेम को जो रेम को हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये दोनों जो है प्राइमरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी में क्या आता है, फ्लॉपी डिस्क आता है, मैग्नेटिक डिस्क आता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज सारी चीज़ आती है। फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, फ्लैश मेमोरी है, मेमोरी कार्ड है, सब इसके अंदर आता है। लास्ट टाइम परीक्षा में पूछ लिया था कि भाई निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक मेमोरी नहीं है, तो उसमें रेम को बाहर करना था। तो जो रेम है, रोम है, वो आपको कहते हैं प्राइमरी मेमोरी जो है वो रेम है, और प्राइमरी मेमोरी के अंदर रेम और रोम है। तो रेम है रैंडम एक्सेस और ये है रीड ओनली। तो जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो एक प्रकार के अस्थायी मेमोरी है, वो अस्थायी मेमोरी का काम करती है। और जो रीड ओनली मेमोरी है वो आपके स्थायी मेमोरी है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी में SRM भी आता है, और SRM जो होता है वो स्टैटिक डाटा होता है, जल्दी से जो है वो रिफ्रेश नहीं होती है। शेयर मार्केट में जो है इसका यूटिलाइजेशन सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद डायनेमिक रैम है। तो आपको तो बस याद रखना प्राइमरी मेमोरी रेम और रोम है। रेम के अंदर SRAM, स्टैटिक रैम और DRAM है। और रोम के अंदर जो है वो आपको आ जाएंगे ये सारी चीज़ें। रोम के अंदर आपको आ जाएंगी आपकी प्रोम, जिसमें आपके वीडियो गेम वगैरह खेलते हैं, EEPROM जो आपके टीवी वगैरह का यूज़ करते हैं, EEPROM जो आपके जो मोबाइल का कार्ड डाटा वगैरह यूज़ करते हैं। तो सारी चीज़ें तो ये अपने को याद रखना है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये कंप्यूटर का बेसिक नाम है, आपको याद रखना। बायोस क्या है, तो बायोस का आपको फुल फॉर्म याद रखना है। तो प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी। अब सेकेंडरी मेमोरी के अंदर अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा स्थायी प्रकार की मेमोरी होती है। इसमें फ्लॉपी डिस्क भी होती है, हार्ड डिस्क भी होती है। तो हार्ड डिस्क में सबसे ज़्यादा स्टोरेज होता है, फ्लॉपी डिस्क में कम होता है। अब हार्ड डिस्क को, फ्लॉपी डिस्क को डिटेल में ना पढ़ते, बस इतना याद रखें कि हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क ये दोनों जो है सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। इसके अलावा CD-ROM, CDR, CDRW, DVD, BRD, HDVD, ये सारे के सारे जो हैं ये आपके द्वितीयक मेमोरी का पार्ट है। तो परीक्षा में ये पूछता है कि भाई प्राइमरी मेमोरी कौन है, सेकेंड मेमोरी कौन है। तो इतनी ही बातें आपको परीक्षा के लिए याद रखनी है। कैच मेमोरी भी होती है, ये भी अस्थायी प्रकार की मेमोरी होती है। अब कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं ये आप देख लीजिए। कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस कीबोर्ड होते हैं। नॉर्मल कीबोर्ड में 104 होता है, स्पेशल वाले में 108 होता है। माउस है,
OMR है, ये तमाम चीज़ें। ये जो MICR होता है इसमें बैंक के चेक के नीचे रहता है 9 अंक रहते हैं, आपको याद रखना है। प्रोसेसिंग डिवाइस ये है, रेम रोम भी आएगा, मदरबोर्ड भी आएगा। आउटपुट डिवाइस ये है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, स्पीकर है, प्रोजेक्टर है, बाहर लग रहता है। स्टोरेज डिवाइस आपकी ये है, कई बार पूछ लेता है। तो कीबोर्ड के बारे में आपको याद रखना है कि कीबोर्ड को जो है वो क्रिस्टोफर लेथम सॉल्स ने खोजा था पहली बार, और A से Z तक 104 करीब करीब इसमें यूनिट होती हैं। इसके बाद माउस जो है इसको कार्ल एंजेलबर्ट ने खोजा था, ये भी अपने को याद रखना है। उसके बाद अपने को याद रखना है बहुत सारी चीज़ें, मॉनिटर्स वगैरह हैं, ये आपको अपने लेवल पे देख लेना है। मदरबोर्ड है ना। अब इसके अलावा जो ये तो था तमाम बातें जो हार्डवेयर से रिलेटेड। अब सॉफ्टवेयर में याद रखेंगे, आपको पहली प्रोग्रामर थी एडा लवलेस, है ना। ये भारत की पहली, विश्व की पहली प्रोग्रामर थी, एडा लवलेस करके इनका नाम था, और ये पहली प्रोग्रामर थी, इनका नाम अपने को यहाँ पे याद रखना है। अब अगर हम बात करेंगे प्रॉपर तरीके से, तो देखिए 3 चीज़ें होती हैं लैंग्वेज में। ट्रांसलेशन को लेकर बात करो, असेंबल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है तो उसको हम असेंबलर बोलते हैं, और अगर हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना तो उसको कंपाइलर बोलते हैं। अब भाषाएं कई तरीके होती है, जैसे वर्ल्ड में भी 24% लोग पाइथन लैंग्वेज जानते हैं, तो अभी पाइथन का बड़ा क्रेज चल रहा है। तो कंपाइलर क्या होता है, पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में अनुवाद कर देता है, और इंटरप्रेटर ये लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, परंतु 1 to 1 लाइन करता है, लाइन टू लाइन करता है। तो अगर इंटरप्रेटर के बारे में बात करें तो पाइथन जो है इसका एग्जाम्पल है, और अगर हम C+ जावा इसकी बात करें तो ये कंपाइलर का एग्जाम्पल है। तो आपको मैं बता दूं, असेंबलर मतलब जो कि असेंबल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करे। कंपाइलर का मतलब हुआ जो लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करे, और इंटरप्रेटर मैंने बताया वो भी लो को हाई में कन्वर्ट करे। लेकिन ये मेंस में पूछा था एक बार कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या अंतर है, हो सकता है दोनों के बारे में पूछ दे क्या सही है क्या सही नहीं। कंपाइलर एक साथ ट्रांसलेशन करता है और ये एक एक लाइन को करता है, ये भी लो लेवल लैंग्वेज को हाई में कन्वर्ट करता है, ये भी हाई को लो को हाई में करता है। बस अंतर ये होता है कि ये एक साथ करता है, एक लाइन में करता है। जैसे कंपाइलर का एग्जांपल है C++ और जावा, और इसका एग्जांपल है आपका पाइथन। तो ये आपको अपने दिमाग में सेट कर लेना होगा। अभी तो पाइथन का वैसे भी बहुत ज़बरदस्त क्रैश चल रहा है, पूरी दुनिया जो है उस पर काम करी, और आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा लैंग्वेज पर इस समय काम चल रहा है तो पाइथन पे चल रहा है। तो पाइथन लैंग्वेज अपने आप में जो है वो आपके कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये आपका हो गया पाइथन। उसके बाद जावा स्क्रिप्ट पर जावा है, और ये C++ ये आपका कंपाइलर है। आपको मैं बता दूं कि एक लैंग्वेज है 1973 में आया था जिसका नाम है प्रोलॉग, इसके 50 साल पूरे हो रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एक लिप्स करके लैंग्वेज है, ये 1960 में आया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, AI के लिए यूज़ होता है। एक कोमल करके लैंग्वेज है जो बेसिक और जो आपके बेसिक लैंग्वेज के साथ जो है ज्वाइन करके बनाई, ये भी 1973 में आया था। कोबल और बेसिक को लेकर के जो ज्वाइन बना है, तो क्योंकि इसके 50 साल पूरे हो रहे हैं तो आप प्रोलॉग याद रख लेंगे, आपका कोबल याद रख लेंगे। तो मशीनी लैंग्वेज, असेंबल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, लो लेवल की लैंग्वेज को हाई लेवल में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर का प्रयोग किया जाता है। और मैंने अभी आपको बताया कि ये लिप्स जो है आपके, ये AI से रिलेटेड लैंग्वेज है, इसको जॉन मैकार्थी के द्वारा खोजा गया था 1960 में। 58 में जॉन मैकार्थी ने जब AI लाया था तब उस समय लाया था। और कोबल है, बेसिक है, और कोबल और बेसिक को जोड़कर जो है वो आपके मैंने बताया कि एक महत्वपूर्ण लैंग्वेज जो है वो लाई गई। इसके अलावा मैंने प्रोलॉग पर भी बात की आपकी, है ना, प्रोलॉग पर भी मैंने बात करी, पाइथन पर भी मैंने आपको बात करी। तो जितनी लैंग्वेज है वो आपको दिमाग में यहाँ पर रख लेना है। अब हम बात करें सबसे काम की लैंग्वेज जो है पाइथन। ये पाइथन अभी चर्चा का विषय बनी हुई है। गिडो वेन रॉसस ने इसको खोजा है, रॉसम ने खोजा है। पाइथन लैंग्वेज जो है ये कंपाइलर लैंग्वेज नहीं है, ये इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। और इसके अलावा रूबी है, इसके अलावा प्रोलॉग जो 1973 में आई थी, है ना। कोमल के बारे में बात करता मैं, बेसिक और कोबाल को जोड़कर कोमल, वो भी 1973 में आई थी। तो कुछ आपको दिमाग में रखना है, कुल मिला के लैंग्वेज रिलेटेड चीज़ें हैं, और ये प्रॉपर तरीके से आप पढ़ के जाइए। निश्चित तौर पे यहाँ से क्वेश्चन आपको बनना है, आप प्रॉपर रट लीजिए निश्चित तौर पे। अब विंडोज़ की बात करें तो विंडोज़ अभी 11 चल रहा है ना, विंडोज़ 11 आया था 2021 में, और विंडोज़ के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि देखिए प्रौद्योगिकी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। जिस तरीके से प्रौद्योगिकी बढ़ती है, अर्थव्यवस्था बढ़ती है, उस तरीके से समाज, प्रशासन, धर्म, राजनीति और लोग नहीं बढ़ते। तो लगातार डेवलपमेंट, विंडोज़ 11 चल रहा है, विंडोज़ 1 आया था 85 में, ये अपने को याद रखना है। अब अगर हम बात करेंगे कुल मिलाकर के, तो आज जो कंप्यूटर के बहुत सारे पोर्ट्स आ गए हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, हम कुछ उन चीज़ों पर बात करेंगे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इंटरनेट है, तो हम इंटरनेट पे चलते ही, हमारा ICT था,
और हमने पहले बेसिक कंप्यूटर बताया, बेसिक कंप्यूटर बताया बाद हमने इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बताया। अब इंटरनेट में हम लोग जो बात करेंगे, इंटरनेट को लाया सबसे पहले 1974 में वेंट और सर्फ ने, जिनको जाता है सिर्फ 50 साल इसके हो रहे हैं। वेंट और सर्फ ने जो है इंटरनेट को लाया, और वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर जो इंटरनेट है, इंटरनेट एक प्रकार का क्लाइंट सर्वर मॉडल है जो समान प्रोटोकॉलों पे काम करता है। अगर दो समान प्रोटोकॉल को समान नेटवर्क से जोड़े तो उसको ब्रिज कहते हैं, और दो समान नेटवर्क और असमान प्रोटोकॉल को जोड़ें तो उसको हम लोग गेटवे कहते हैं। तो कई बार इस तरीके भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में जो हम बात कर रहे हैं डार्क वेब की कर रहे हैं, और आने वाले समय में आपको बता दूँ पूरी दुनिया में अभी भी जो है वो सिर्फ डार्क वेब की बात कर रहे हैं हम। तो आप देखेंगे डीप वेब और डार्क वेब 96 है, हमने जो दुनिया देखी है जो हम सर्च कर पा रहे हैं वो सिर्फ 4% है, और बाकी के पे टॉर पे काम चल रहा है। और हम चाहे जितने भी वेब ब्राउज़र ला लें, चाहे सर्च इंजन ला लें, हम वही खोज पाएंगे जो खोज सकते हैं। तो डार्क वेब एक प्रकार का इनलीगल वेब है, दुनिया के जितने भी हैकिंग, मर्डर, हथियारों की खरीद फरोख्त यहाँ पर होती है। और टॉर जो है एक प्रकार का ब्राउज़र है जिसके अंदर क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन जैसी चीज़ों, समझ सिंपल लैंग्वेज में समझ लो 4% पे ही रिसर्च कर पाए हम, 96 पर बाकी है। बिल्कुल जैसे हड़प्पा सभ्यता के 400 नगर खोजे, 3% ही खोजे, 97 पे रिसर्च बाकी है। उसी प्रकार का ये इंटरनेट की दुनिया है। तो इंटरनेट के लाभ हानि आप जानते हैं कि इंटरनेट के क्या एडवांटेज है, इंटरनेट के आने से, सूचना प्रौद्योगिकी के आने से क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, इंटरनेट का एडिक्शन क्या हो रहा है, किस तरीके से इंटरनेट के आने से कई फायदे हो रहे हैं, कई नुकसान हो रहे हैं। अब अगर हम बात करेंगे 74 में, क्योंकि 50 साल पूरे हो रहे हैं, तो इंटरनेट को विंस और सर्फ ने लाया और इंटरनेट शब्द का पहली बार प्रयोग किया। हालांकि लिकलाइडर ने पहली बार इंटरनेट के बारे में कुछ बातें करी तो 1969 में अर्पना नेट जो एडवांस रिसर्च एडमिनिस्ट्रेटर नेटवर्क अमेरिका में, और 1969 में इस पर काम जो है वो चालू हो गया था। लेकिन एक्चुअल में जो डेवलपमेंट है वो चालू हुआ जब मोज़ेक ब्राउज़र बना था 1993 में, और HTML जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जब टीम बर्नर्स-ली ने 89 में लाया था और वर्ल्ड वाइड वेब को लेकर के काम चालू किया था, तो फिर इंटरनेट की दुनिया में एक माहौल क्रिएट हुआ, डेवलपमेंट का प्रोसेस चालू हुआ। तो 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो लाया गया, और टिम बर्नर्स-ली के द्वारा जो है इनको खोजा गया। टिम बर्नर्स-ली ने जो है हाइपर टेक्स्ट मार्केट लैंग्वेज को खोज किया, 93 में मोज़ेक ब्राउज़र बना, और वेब ब्राउज़र का डेवलपमेंट तेज़ी से हुआ। बाद में फिर सर्च इंजन भी मार्केट में बहुत सारे आए, और मध्य भारत में भी 1995 में जो VSNL ने जो है वो इंटरनेट को आगे बढ़ाया, और भारत नेट नाम का जो एक ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सेंटर इंडिया में डेवलप हुआ, और लगातार जो है भारत की पहली फ्री ईमेल सेवा हॉटमेल जो है वो भी 96 के आसपास लॉन्च हुई। और इस तरीके से जो है इंटरनेट की दुनिया में जो है चीज़ें बढ़ती गई, और ये इंटरनेट के अंदर ये इंटरनेट एक्सेस, इंटरनेट ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन जैसी 4 लेयरों का प्रयोग हुआ। और इसमें भी जो अगर हम बात करें, तो मैंने आपको बताया था OSI मॉडल, जिसमें एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर। तो हमारे काम का जो परीक्षा के दृष्टिकोण से है वो इंटरनेट लेयर है, क्योंकि इंटरनेट लेयर में IPv4 का यूज़ अभी आज के डेट में सबसे ज़्यादा हो रहा है। और मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया कि IPv4 जो है हमारे इंटरनेट की दुनिया में ये इंटरनेट प्रोटोकॉल एक प्रकार का 81 में आया, और आज भी इसको डॉट से दर्शाते हैं 32 बिट के आसपास। और ये IPv6 जो है वो 98 में आया, और 128 बिट के आसपास इसको कॉलन से दर्शाया जाता है। और आप ये देखेंगे कि Mbps अगर कैपिटल है तो वो बाइट, और Mbps स्मॉल है तो वो बिट है। और इस तरीके से IPv4 और IPv6 से अगर क्वेश्चन आता है परीक्षा में, तो IPv4 का आज भी सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। 4.3 बिलियन एड्रेस इसमें है, 32 बिट है, 1981 में ही आया। और लगभग जो IPv6 है इसमें 128 बिट है, लास्ट टाइम पूछा हुआ है। और कंपेरेटिवली अगर देखें तो आज भी IPv4 का यूज़ जो है वो ज़्यादा हो रहा है। अब अगर हम बात करेंगे तो कई बार फुल फॉर्म पूछ लेता है, HTTP का फुल फॉर्म क्या है, तो HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर है इसका। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल है ना, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, यूजर डाटा ग्रेन प्रोटोकॉल, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसके बाद अनस्ट्रक्चरल सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, उसके बाद गोफर इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, क्योंकि सर्वर कंप्यूटर में जो फाइल रहती है उन फाइल को लोकल कंप्यूटर में अगर एक्सेस करना है तो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं क्या, गोफर कहते हैं। तो गोफर सर्वर कंप्यूटर में जो फाइल होती है उनको अगर हमको लोकल कंप्यूटर में एक्सेस करना है तो उसको हम लोग कहते हैं गोफर। अब हम URL की बात करें, यूनिफॉर्म रिसोर्स कोड की, जिसको कि बर्नर्स-ली ने 1989 में लाया, जिसमें यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के रूप में बर्नर्स-ली ने लाया। जब WWW लाया 89 में, 93 में इस पर काम चालू हुआ, तो 94 में उन्होंने फिर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर लाया। और यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर में जो प्रोटोकॉल होता है, इसका सेपरेटर होता है, सब डोमेन होता है,
डोमेन नेम होता है, टॉप लेवल डोमेन होता है, डायरेक्टरीज होती है, रिसोर्सेज होते हैं, यूआरएल का कौन फाउंडर है, इस तरीके का प्रश्न पूछ सकता है। अब टॉप लेवल डोमेन में अगर बात करें तो .com वाली चीज़ें होती हैं, वेबसाइट के प्रकार को दिखाती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड वेब जो 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने लाया, जिसके बेस पर ही पूरी इंटरनेट की दुनिया है, तो ये WW वर्ल्ड वाइड वेब याद रखना। इसके अलावा आपको HTML का फुल फॉर्म पूछ सकता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और XML का पिछली बार पूछा था इन्होंने, ये है आपका XML का एक्सटेंसिबल मार्केबल लैंग्वेज, एक्सटेंटेबल मार्केटेबल लैंग्वेज, ये भी अपने को यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद इंटरनेट की दुनिया में और भी कई चीज़ आ सकती है। मैंने मॉडेम बताया अभी आपको, एनालॉग से डिजिटल, डिजिटल से एनालॉग, ये दोनों चीज़ों को कन्वर्ट करने का जो सिस्टम है मॉडेम कहलाता है, और मॉड्यूलेटर ये डीमॉड्यूलेटर से बना हुआ चीज़ है। तो ये एनालॉग को आपके डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली कंप्यूटर के अंदर मॉडेम। इसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर दो समान नेटवर्क और समान प्रोटोकॉल हैं, दो समान नेटवर्क है समान प्रोटोकॉल है तो ब्रिज आएगा, दो समान नेटवर्क हैं और असमान प्रोटोकॉल है तो गेटवे आएगा। ये दोनों याद रखना, बाकी हाथ तो ईजी है, आपको बन ही जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे तो ये कुल मिलाकर के हम बात करेंगे सीधे यहाँ पर सर्च इंजन की, क्योंकि लास्ट टाइम क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन वेब ब्राउजर नहीं है, तो उसमें से आपको सर्च इंजन जो याहू दिया तो उसको बाहर करना। सर्च इंजन एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो इंटरनेट में असीमित डाटाबेस को खोजने का मद्दा रखता है, जबकि जो वेब ब्राउजर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो मौजूदा वेब पेजों को ढूंढ करके इंसानों की भाषा में उसका अनुवाद कर देता है। कोई इंसान है या जानवर है देखने के लिए कैप्चा होता है ना, कैप्चा में डिफरेंट प्रकार के कोड्स आते रहते हैं। अब अगर वेब ब्राउजर की बात करें तो वेब ब्राउजर एक ऐसा प्रोग्राम है जो मौजूदा वेब ब्राउजर के यूजर्स को चेक करने का काम करता है। जैसे हमारा आपके पहला है मॉसिक जो 93 में आया, क्रोम है 8 में आया, मोजिला फायरफॉक्स है 2 में आया, सफारी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो अभी चर्चा में था और इसी कारण से पूछा था क्योंकि 22 जून 2022 को लगभग 15 जून 2022 को उसको बंद कर दिया गया था। माइक्रोसॉफ्ट एज 5 में ओपेरा, स्लिम ब्राउज़र, मैक्सथॉन है ना। इसके बाद टॉर को 2002 में लाया गया, नेक्स्ट स्टेप। तो ये पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन वेब ब्राउज़र नहीं है, उसमें था आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर, एक था आपका मोजिला फायरफॉक्स, एक था गूगल क्रोम और एक था याहू। तो आपको याहू को वहाँ पे अलग करना था। इसी तरीके से आपको याद रखना है सर्च इंजन। सर्च इंजन पे आपको चलना है सीधे। सर्च इंजन आपका पहला दुनिया का था आर्ची, वेब पेज पर जो भी जानकारी है उसको उपलब्ध कराते हैं। तो ये 1990 में आया था आर्ची। फिर गूगल है, बिंग है, माइक्रोसॉफ्ट का, याहू है जो 1994 में आया था, इंडेक्स से बढ़ाई हुई है चाइना का, आस्क है, डकडकगो है अमेरिका का, भी पूछा हुआ है, AOL.com है, नेक्स्ट स्टेप है। इसके अलावा जितने भी प्रकार के सर्च इंजन होते हैं उसमें क्रॉलर आधारित होते हैं। गूगल है, याहू है, बिंग है, ये क्रॉलर है। और इसके अलावा मेटा सर्वर है, जैसे डॉगपिल्ली है, आपके डकडकगो है, मेटा सर्व है जो अभी UPSC ने पूछा था। तो इस तरीके के प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछ लेते हैं, है ना। ये आपको याद रखना है ना। ये कुछ नए मेटा सर्च इंजन है जिसमें डॉगपिल्ली है, डकडकगो है। इसके अलावा इंडिया के भी कुछ हैं, जैसे रफ्तार है, गुरुजी है, ये भारत के सर्च इंजन है। अब ईमेल की बात करें तो ईमेल की खोज की थी रे टॉमिल्सन ने 1972 में, है ना। और रे टॉमिल्सन ने की थी 82 में, इसको जो है शिवा अयुदुरई ने जो लाया था। और ये लगातार जो है ईमेल चर्चा में है, इससे क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। भारत में कुछ कंपनियां हैं जिनके अपने खुद के वो हैं, जैसे हॉटमेल है। अगर हम बात करें याहू का, याहू वाला जो है 97 में आया, इसकी कैपेसिटी 25 MB है। जीमेल ये लगभग 2004 में, रेडिट 2009 में आया, जीमेल भी 25 MB है। उसके बाद सिफी 99 में आया। इसके बाद हम बात करें हॉटमेल, तो भारत का पहला था समीर भाटिया, जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद कर आउटलुक में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमको प्रॉपर याद करके जाना, जैसे कुकीज़ करके एक चीज़ होती है कंप्यूटर की दुनिया में। अगर कुछ ऐसी फाइलें होती हैं जिनको वेब ब्राउज़र से हम केस मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं, तो उसको फिर हम लोग स्टोर करके रखते हैं ब्राउज़र में, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली कुकीज़, है ना। इसके अलावा जब भी हम वर्ल्ड वाइड वेब सफरिंग करते हैं, वेब पेज को पढ़ते हैं, तो खुलने वाली छोटी विंडो जिनका उपयोग हम केवल विज्ञापन के उद्देश्य से होता है, उनको जो है उनको कहा जाता है आपके पॉपअप। याद रखना आपको, क्योंकि पिछले बार फिशिंग हमला पूछा था, इसलिए बेटा इंपॉर्टेंट है। ये फिशिंग हमला वो होता है जो इंटरनेट के माध्यम से इंटरनेट यूजर और यूजर नेम और पासवर्ड अन्य पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करके आपका डिनाइल ऑफ सर्विस के अंदर आपकी गोपनीय जानकारी निकालने का प्रयास करते हैं। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं क्या, फिशिंग बोलते हैं।
तो लास्ट टाइम पूछा था फिशिंग हमला क्या है, इंटरनेट के माध्यम से इंटरनेट यूजर का यूजर नेम और पासवर्ड पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करके उसकी संवेदनशीलता से गोपनीय जानकारी छुपा करके ले करके उसको नुकसान पहुंचाने का काम जो किया जाता है। वैसे स्पाईवेयर होते हैं, ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है जो गुप्त रूप से डाउनलोड हो जाता है। कुल मिला के मालवेयर जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे वॉर्म है, वायरस है, स्पाईवेयर है, ट्रोजन हॉर्स है, ये सभी प्रकार के जो हैं ये मॉलवेयर्स कहलाते हैं। और इसी कारण जो है बहुत सारे हैकर्स को लेकर के अभी चर्चा में चल रही है कि भाई हमको अब जो है इस प्रकार के स्पैम को, इस प्रकार की चीज़ों को रोकना चाहिए, अवांछित ईमेल को रोकना चाहिए, है ना। किसी के डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के पहले उच्च गति की क्षमता वाले प्रिंट बर्फ में बेचे जाते हैं, स्पूलिंग के बाद प्रिंट बफर में से ले लिए जाते हैं, तो उसको बोला जाता है आपके स्पूल बफर के अंदर जो वो होता है उसको बोलते हैं स्पूलिंग, प्रिंट आउट के लिए यूटिलाइज किया जाता है। अब हम अगर बात करें तो कुल मिलाकर के यहाँ पर नेट न्यूट्रलिटी को लेकर भार्गव कमेटी बनी है और लगातार बीच बीच में मोबाइल वगैरह कट जाता है, इसको लेकर चर्चा है। तो जो भारतीय दूरसंचार निगम है वो 1997 में बना है और नेट न्यूट्रलिटी को लेकर लगातार काम चल रहा है। अब इसके लिए एन भार्गव कमेटी भी बनी है कि बीच बीच में मोबाइल और कॉल ड्रॉप्स वगैरह क्यों हो रहे हैं, ये भी चर्चा का विषय है। इसके साथ हम लोग बात करेंगे सोशल नेटवर्किंग साइट पे। तो मीडिया के बारे में बोला है आपके डार्ले बैरी ने, जिन्होंने सोशल मीडिया के बारे में बोला है, और जो सोशल नेटवर्क है उसके बारे में बोला है बॉर्नोस ने। सबसे ज़्यादा 44% यूज़ करते हैं पब्लिक के द्वारा फेस वैल्यू जो है फेसबुक सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं 44% लोग। उसके बाद करते हैं यूट्यूब 29% लोग, और फिर करते हैं व्हाट्सअप 23%, फिर करते हैं 15% इंस्टाग्राम, और फिर करते हैं 13% जो है वो ट्विटर, फिर 12% के बाद जो है वो अन्य चीज़ें करते हैं, मैसेंजर वगैरह यूज़ करते हैं। तो पूरी दुनिया में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रहा है आज की डेट में वो फेसबुक हो रहा है मार्क जुकरबर्ग का, और इतनी परसेंट दुनिया टोटल पॉपुलेशन का 7.83 बिलियन। अगर अर्बनाइजेशन की बात करें तो 56.4 लोग जो है डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, आपके टोटल पॉपुलेशन जुड़े, उसमें फ़ोन को यूज़ कर रहा है 5.22 लोग, और लगभग पूरी दुनिया इंटरनेट से आज की डेट में जो है कनेक्टेड है। और मैंने आपको बताया कि अकेले फेसबुक से जो है वो आपके 44% लोग जुड़े हुए हैं। उसके बाद जो है आपका यूट्यूब से 29% लोग जुड़े हुए हैं। उसके बाद मैंने बताया आपको कि 23% लोग व्हाट्सअप से जुड़े हुए हैं, 15% लोग इंस्टा से जुड़े हुए हैं, और लगभग 13% लोग जो है वो ट्विटर से जुड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर के सोशल नेटवर्क अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है, और सोशल मीडिया का अपने एक बड़ा क्रेज़ है, और लगातार जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं वो चर्चा में रहती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है फेसबुक, क्योंकि आजकल इसको मेटा इंक के द्वारा मैनेज किया जा रहा है। 2004 में मार्क जुकरबर्ग के द्वारा इसको लाया गया, और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है, और मेटा प्लेटफॉर्म के द्वारा इसको कंट्रोल किया जा रहा है। अभी इंस्टाग्राम को और व्हाट्सअप को इसने परचेस कर लिया 12 में, यूट्यूब 5 में आया, जावेद करीम, स्टीव जॉब, और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। 44% अगर लोग फेसबुक यूज़ कर रहे हैं तो भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में 29% लोग यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद 23% लोग व्हाट्सअप कर रहे हैं। 2009 में व्हाट्सअप ब्रायन एक्टर ने जॉन कॉम ने लाया, और लगभग 15% लोग इंस्टा यूज़ कर रहे हैं, जिसको केविन सिस्टम और माइक क्रिगर लेके आया। और मोबाइल खुद जो है मार्टिन कूपर ने 1973 में लाया था, जिसके 50 साल पूरे हो रहे। इसके बाद ट्विटर को 13% यूटिलाइज कर रहे। 2006 में जो है जैक डोरोसी ने इसको लाया। गूगल प्लस है, आर्कूट है, लिंक्डइन है, और भी तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। इस पर हम जाना नहीं चाहते। आपको तो सिर्फ इतना याद रखना है कि इंडिया का ये कू है, ये आपको याद रखना है। इंडिया का कू है जिसको 2020 में लाएगा प्रेमा राधाकृष्णन और मयंक बिड वाटका ने। इसके बाद टेलीग्राम 2013 में आया, और टिकटॉक जो है 16 में आया था, जिसको जो है बाइट डाउन्स कंपनी चाइना ने लाया था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इसको फाइनली जो है इसको बैन कर दिया था। इसके बाद अभी विकीलीक्स चर्चा में जूलियन असांजे को की जो आपके इक्वेडोर है उसने इसको भी हाल ही में शरण दी है, और इसके खुलासे काफ़ी दिल दहलाने वाले रहते हैं। तो विकीलीक्स चर्चा में 2006 में, विकीपीडिया 2001, और जूम जो है 2001। ये कुछ सोशल नेटवर्क से सारी चीज़ें। अब सोशल मीडिया के फ़ायदे हैं। सोशल मीडिया के फ़ायदे ये हैं, लोगों से हम जुड़ते हैं, आवाज़ हमारी सोशल मीडिया में आती है, रोज़गार कई लोगों को मिलता है, अवेयरनेस आती है, कई नुकसान भी हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, साइबर बुलिंग, हमारी गोपनीयता भंग होती है, और कहीं ना कहीं हमारे ऊपर हैकिंग और फिशिंग जैसे हमले बढ़ते हैं, और हमारी गोपनीय जानकारियाँ बाहर जाती हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं है। इसलिए अब आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपन साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में साइबर स्पेस है, साइबर अपराध, साइबर सुरक्षा, क्योंकि जैसे जैसे सूचना प्रौद्योगिकी बढ़ी है इसके कुछ नुकसान भी सामने आ रहे हैं, हैकिंग वगैरह आ रही हैं चीज़ें। तो हमारे कुछ हैकर्स में हम बात करेंगे, वाइट हैकर्स, ब्लैक हैकर्स। तो ब्लैक हैकर्स को हम लोग बोलते हैं क्रिकर, जो हमेशा नुकसान का ही काम करते हैं।
इनको हम लोग क्रैकर बोलते हैं। वाइट हैकर इथिकल होते हैं, ये कभी कभी अच्छे भी होते हैं, ग्रे हैकर दोनों के बीच के होते हैं, वाइट हैकर और ब्लैक हैकर के। स्क्रिप्ट किडीज जो होते हैं वो किसी के कंटेंट को चोरी करने का काम करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो कुछ रेड हैकर्स होते हैं जिनका काम ब्लैक हैकर की तरह ही होता है। ग्रीन हैकर जो होते हैं नए नए सीख रहे होते हैं, और ब्लू हैकर जो होते हैं वो कुछ संगठनों के लिए अच्छा काम करते हैं, ये वाइट हैकर की तरह होते हैं। तो हैकिंग टूल्स होती हैं जैसे कि आपके रूट किट होती है, ये हैकिंग किट है। इसके अलावा की लॉगर है, ये हैकिंग किट है। तो कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी चीज़ें। अब हम बात करेंगे वायरस की, तो वायरस का फुल फॉर्म है वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। 2019 प्री में पूछा था कि वायरस का फुल फॉर्म क्या है, वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। और ये एक देशपूर्ण सॉफ्टवेयर है, और मॉलवेयर के अंदर जितने भी वायरस है, वॉर्म है, आपके ट्रोजन हॉर्स हैं, स्पाईवेयर हैं, सारी चीज़ आती हैं। फ्रेड कोहन के द्वारा इस वायरस का खोज किया गया था। और अगर हम दुनिया में बात करें तो दुनिया में जितने भी प्रकार के मॉलवेयर हैं, इनका काम है कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना। और इसी मॉलवेयर के अंदर भाग आता है इसका, जिसको हम कहते हैं वायरस, जिसको हम कहते हैं वॉर्म, जिसको हम कहते हैं ट्रोजन हॉर्स, और ये सभी मॉलवेयर के अंदर आते हैं। अब ये भी कई डिफरेंट प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें तो बहुत सारे होते हैं। वर्ल्ड का पहला अगर वायरस देखें तो क्रीपर है, जो 1971 में आया था, इसके अलावा माइकल एंजेलो है जो इम्पोर्टेंट है, 1991 में आया था, जिसको हम लोग 6 मार्च का वायरस भी कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ सलामी साइबर अटैक हो रहा है ना। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया कि फिशिंग अभी चर्चा में, जब आप मेल कर रहे हो, कंप्यूटर पर कोई वेबसाइट का प्रयोग कर रहे हो और आपकी कोई पर्सनल जानकारी को चोर ले, तो ये चीज़ जो है आपकी फिशिंग कहलाती है। ये लास्ट टाइम प्री में आया था। अवांछित ईमेल है तो स्पैम कहलाता है। इसी तरीके से स्पूपिंग भी पूछ सकता है, एक प्रकार का घोटाला। अपराधी किसी वैध व्यवसाय, पड़ोसी, किसी अन्य निर्दोष पार्टी के बहाने आपकी गोपनीय जानकारी को जो चुरा लेते हैं और आपको नुकसान करने का प्रयास करते हैं, इसको हम लोग स्पूपिंग कहते हैं। डिनाइल ऑफ सर्विस, इतना ज़्यादा इंटरनेट का प्रयोग होता है कि सर्वर वेबसाइट डाउन हो जाती है, इसको हम लोग डिनाइल ऑफ सर्विस कहते हैं। ट्रोजन हमला, ये भी एक प्रकार का मॉलवेयर प्रोग्राम है, कंप्यूटर नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने का जो है वो प्रयास किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इन सारी इनलीगल चीज़ों से बचने के लिए हम लोग फायरवॉल बना रहे हैं, ताकि जो नेटवर्क है उसको सुरक्षित रखा जा सके और अवांछित नेटवर्किंग सिस्टम को रोककर सिस्टम को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा सके। तो लास्ट टाइम ये जो फायरवॉल वाला टॉपिक है, यहाँ से जो है वो क्वेश्चन था, ठीक है क्या, लास्ट टाइम क्वेश्चन यहाँ से था। फिशिंग से भी लास्ट टाइम क्वेश्चन था, तो डेफिनेटली जो है यहाँ से फिर से क्वेश्चन रहने की संभावना यहाँ पर बन रही है। तो आई होप कि आपको प्रॉपर पढ़ के जाना है, प्रॉपर तरीके से चीज़ें समझ के जाना है, तो डेफिनेटली जो है वो आपको यहाँ पर क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे फिशिंग, ये भी लास्ट टाइम हमने पढ़ाया था, और फिशिंग और फायरवॉल दोनों जो है प्रिलिमिनरी में यहाँ से क्वेश्चन आया था। अब हम बात करेंगे, कोई ना कोई टर्मोलॉजी तो है, यहाँ से चीज़ें पूछ ही लेगा। अब अगर आप कंप्यूटर में प्रयोग कर रहे हो, वेबसाइट खोल रहे हो, आप मनुष्य हो या जानवर हो, ये बताने के लिए कैप्चा होता है, और कैप्चा में इस तरीके के बार बार कोड आते रहते हैं। तो उपयोगकर्ता जो निर्धारित नहीं कर पा रहा है, कंप्यूटर प्रयोग करने वाला इंसान है कि मनुष्य, तो उसकी टेस्टिंग के लिए 2003 में मैनुअल ब्लूम के द्वारा जो है ये कैप्चा का कॉन्सेप्ट लाया गया। तो कैप्चा याद रखेंगे। इसके बाद नेटवर्क सुरक्षा के लिए बहुत सारे काम चल रहे हैं, जिसमें मैंने आपको फायरवॉल के बारे में बताया, किस तरीके से फायरवॉल के माध्यम से हम कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर चीज़ों को प्रयोग करेंगे। और आज की दुनिया में जब क्रिप्टो करेंसी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और बिटकॉइन जैसी नई करेंसीज आ गई हैं, है ना, एथरम आ गई है, रिपल आ गई है, बायो कॉइन कैश आ गया है। तो तमाम प्रकार की जो क्रिप्टो करेंसी, आपको याद रखना है, जो एक सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में साइबर सिक्योरिटी के दृष्टिकोण को ध्यान में रखें, तो बहुत ज़रूरी है कि हम सुरक्षा प्रदान करें। इसके अलावा कुछ एंटीवायरस भी हैं जिनका प्रयोग हम लोग करते हैं, जैसे MC कैफ़े है ना, आपके बिट फाइंडर है, आपके पांडा है, आपके जी डाटा है, आपका एफ श्योर है। इस प्रकार के हम लोग बहुत सारे जो हैं आपके एंटीवायरस का प्रयोग भी करते हैं, और लगातार सूचना प्रौद्योगिकी को लेकर के काम तेज़ी से चल रहा है। ये कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है। आपातकालीन कंप्यूटर के अंदर कोई प्रॉब्लम आता है तो कंप्यूटर को लेकर के एक इमरजेंसी रिस्पांस टीम का गठन किया गया 2004-19 जनवरी को। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है, और संजय बहल जो इसके हेड है। तो सर्ट इन कहाँ पर है पूछ सकता है, 2004-19 जनवरी। और ये कंप्यूटर की आपातकालीन सेवा प्रदान करने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था है। तो निश्चित तौर पर ये आपको याद रखना है, क्योंकि अब क्राइम क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन सिस्टम आ गया है, ECIG इलेक्ट्रॉनिक क्राइम इन्वेस्टिगेटिव सिस्टम आ गया है,
और नई नई चीज़ों के माध्यम से कंप्यूटर को जो है जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरीके से इंफॉर्मेशन नेशनल सेंटर जो वो 1976 में बना और 70 के आसपास हमारा इलेक्ट्रॉनिक विभाग बना था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में तो एआई की हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो एआई जो है इसको लाया जॉन मैकार्थी ने 1956-58 के बीच में, और लिप्स नाम की एक लैंग्वेज लाई जिसके द्वारा जॉन मैकार्थी ने पूरी दुनिया में एक ऐसी मशीन बनाने का प्रयास किया जिसको हम लोग मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर मशीन को मनुष्य के जैसे सोचवा करके आगे डेवलप किया जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, और अब हम डीप लर्निंग की तरफ काम कर रहे हैं। तो लगातार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के डाटा माइनिंग और तमाम चीज़ों पर काम कर रहे हैं। जॉन मैकार्थी ने इसको लाया 1956 में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एलन ट्यूरिंग जिन्होंने पहली बार इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर लाया था, उनका भी श्रेष्ठ चीज़ को ले आने के पीछे है। इसके अलावा 51 में क्रिस्टोफर स्ट्रेची ने एक प्रोग्राम चलाया था मार्क 1 कंप्यूटर, जो रिसर्च के काम आया जॉन मैकार्थी को, और उसके आधार पर ये कंसेप्ट। और फिर 60 में लिप्स नाम की लैंग्वेज आई। 73 आते आते प्रोलॉग लैंग्वेज को जो है वो एलन कोलोमेरिट ने लाया, और इसी तरीके से जो है एआई के डेवलपमेंट में काम हुआ। 5th जनरेशन नामक कार्यक्रम जो है जापान ने चलाया, एलवी ब्रिटेन ने चलाया, एस्प्रिट जो है वो यूरोपीय संघ ने चलाया, और लगातार जो है वो पूरी दुनिया में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में काम करने के प्रयास हुए। और आज की डेट में अगर देखें हम तो एआई 3 चीज़ों पर बेस्ड है, प्योरली रिएक्टिव है, लिमिटेड मेमोरी और ब्रेन थ्योरी को लेकर, डीप लर्निंग को लेकर अभी भी काम चल रहा है। अगर हम बात करें तो बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर एआई का यूज़ हो रहा है, हेल्थ केयर में, ऑटोमोबाइल में, फाइनेंस में। अभी हाल ही में जो है वो केरला के अंदर जो है वो टीचर्स भी जो है वो एआई को लेकर के जो है डेवलपमेंट प्रोसेस के अंतर्गत जो है वो बनाई गई हैं। ये लगातार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन है। सूरा सॉफ्टवेयर आ गया है। ओपन एआई ने 15 में जो चैट जीपीटी लाया, जॉन सैमुअल की कंपनी है चैट जीपीटी। इसके अलावा अभी भारत जीटीपी आ गया है रिलायंस वालों का, लेक्सी आ गया इंडिया वालों का। तमाम प्रकार के डेवलपमेंट अभी एआई के क्षेत्र में चल रहे हैं। और इंडिया का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स संस्थान 1986 में जो है वो बंगलुरु में बना है। तो सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संस्थान जो है वो 1986 में बना बेंगलुरु के अंदर, जो कि काम करता है एआई को लेकर के और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के। इसके अलावा भी बहुत सारे काम चल रहे हैं, जैसे इसरो ने जो व्योममित्र छोड़ा था गगन अभियान में, वो भी एक प्रकार का एआई बेस्ड जो है वो अर्धमानव रोबोट ही है। रोबोटिक में लक्ष्मी रोबोट है जो तमिलनाडु में लगाया गया, 125 प्रश्नों से ज़्यादा के उत्तर दे सकता है। इंदौर में ट्रैफिक सिग्नल इससे हो रहा है। रेलवे के अंदर आस्क दीक्षा नाम का चैटबॉट लाया गया है। तो एआई को लेकर बहुत सारे काम चल रहे हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोसेस अभी चर्चा में चल रहे हैं, और इसी में से कोई एक आध प्रश्न उठा के परीक्षा में दे देगा। अब बात करेंगे ई कॉमर्स, तो हमारे पाठ्यक्रम से क्योंकि हट गया है, तो अब हम लोग जो है हमने जितना भी पढ़ना था लास्ट टाइम, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा और जो अमेज़न है वो बिजनेस टू सिटीजन है करके एक सरल टाइप का प्रश्न जो है परीक्षा में पूछ लिया था। तो हमने वैसे तो ई गवर्नेंस पूरा पढ़ ही लिया है, लेकिन फिर भी ई गवर्नेंस के 2-3 बिंदु है उनको थोड़ा देख लेते हैं, फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक टॉपिक को भी थोड़ा सा हम देख लेंगे। तो ई गवर्नेंस के मैंने मॉडल बता दिया, तो गार्टनर का मॉडल बता दिया, ली का मॉडल बता दिया, एंडरसन का मॉडल बता दिया, हेलर और हेलर का मॉडल बता दिया। ये ई गवर्नेंस को लेकर के हमारे इलेक्ट्रॉनिक विभाग 70 में बना, और इलेक्ट्रॉनिकी को लेकर के हमारे डेवलपमेंट हुए, है ना। प्रोसेस है, पीपुल है, टेक्निकल है, रिसोर्सेस है, ये सारी इसकी चीज़ें हैं। इसके अलावा ई गवर्नेंस को लेकर के हमारे जितने मॉडल हैं, मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट को लेकर काम हो रहा है। जैसे अभी खजाना कार्यक्रम कर्नाटका में चला, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट टू सिटीजन को लेकर काम हो रहा है। जैसे धार के अंदर जो ज्ञानदूत परियोजना 2000 चल रही है, गवर्नमेंट टू बिजनेस को लेकर काम हो रहा है, जैसे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय को लेकर काम हो रहा है, जैसे ऑनलाइन सैलरी आ जा रही है। स्मार्ट गवर्नेंस की बात हो रही है, जिसमें सिंपल गवर्नमेंट, मॉरल गवर्नमेंट, अकाउंटेबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और आपके ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट के बारे में बातचीत यहाँ पर तेजी से इस दौर में हो रही है। और राष्ट्रीय ज्ञान केंद्र 2005 से सरकार प्रयास कर रही है। डिजिटल इंडिया पे 1 जुलाई 2015 से काम चल रहा है। डिजिटल इंडिया को लेकर हैव और हैवेंट को लेकर के डिटेल डिस्कशन चल रहा है। मिशन फॉर कंप्यूटर एप्लीकेशन को लेकर के काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो लगातार जितने भी मॉडल हैं ये मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा राष्ट्रीय सूचना केंद्र 76 में बना है आपका। इसके अलावा राष्ट्रीय डिजिटल मिशन कार्यक्रम 2020 से चल रहा है। ई गवर्नेंस प्लान चल रहा है 18 मई 2006 से। ई गवर्नेंस को लेकर भी हाल ही में भुवनेश्वर में सम्मेलन भी हुआ था, है ना। तो ई गवर्नेंस को लेके जैसे आपके एआई को लेकर अभी कॉगेक्स हुआ था लंदन में। लगातार ई गवर्नेंस को लेके जो है नेशनल नॉलेज
नेटवर्क बनाने पे 2005 से काम चला, 10 में इसके लिए एक संस्था भी बनाई गई है। कॉमन सर्विस सेंटर खोले गए हैं जहाँ पर डेवलपमेंट है। भारत में नेट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसमें 1G 2G 3G 4G 5G का विस्तार करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में भारत को ले आने का प्रयास चल रहा है और मैक्सिमम काम चल रहे हैं। जैसे धार के अंदर ज्ञानदूत परियोजना चल रही है और डिजिटल काम किस तरीके से हो इसके लिए काम हो रहा है। MP ऑनलाइन चल रहा है 2006 से, है ना। तो ऐसे बहुत सारे काम हो रहे हैं जहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि भविष्य में हम जो है वो तेज़ी से निश्चित तौर पर जो है ये टेक्निकली जो है यहाँ पर काम करें। हमने आपको सोशल नेटवर्क बता दिया, हमने आपको इंटरनेट बता दिया, ई गवर्नेंस बता दिया, साइबर सिक्योरिटी बता दिया, रोबोटिक्स और AI दोनों बता दिया। अब कुछ थोड़ा सा हम आपको जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा सा बता देते हैं ताकि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई दिक्कत ज़्यादा ना हो। और इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो टॉपिक है वो हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं काम का, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए भाई, कम विभव पर और कम धारा पे जो भी काम होता है ना, कम विभव पर और कम धारा पे जो भी काम होता है ना, प्लस माइनस। तो कम विभव पर कोई भी काम कम विभव पर और कम धारा पर अगर ये काम होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। अब बात समझो, माइकल फेराडे को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स का जनक। 1893 में निकोला टेस्ला के द्वारा पहली बार रेडियो संचार का आविष्कार किया गया था। 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और 1904 में पहली बार वैक्यूम ट्यूब को लगा करके प्रयोग किए गए थे। तो जो पहली पीढ़ी थी उसमें निर्वात ट्यूब लगा करके प्रयोग किए गए थे और निर्वात ट्यूब के बाद जो है फिर दूसरी पीढ़ी में जो है वो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। हमने टॉपिक पढ़ा दे रहे हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स की, वही कोई क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा बन जाए, आपको समझ में आ जाए। इसके बाद जो तीसरी पीढ़ी थी उसमें IC चिप का यूज हुआ जॉन किल्बी के बाद। चौथी पीढ़ी में आपका माइक्रो प्रोसेसर आ गए और उसके बाद जो है फिर पांचवी पीढ़ी आते आते जो है वो आपका AI का समय आ गया। लेकिन मेन कहानी क्या है? मेन कहानी ये है कि भाई ये सारी सर्कमस्टेंसेस जो निर्वात ट्यूब की बनी, ये कहानी निर्वात ट्यूब की कैसे बनी और कब बनी, इसको आपको समझना है। परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको जॉर्ज एम्ब्रोज फ्लेमिंग के द्वारा सबसे पहले 1904 में निर्वात ट्यूब के माध्यम से कम धारा और कम विभव पे जो है वो विद्युत का संचार करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रयोग किया गया। उसके बाद ही चीजें आगे बढ़ी। फिर बाद में जो है वो ट्रांजिस्टर आया साकले के द्वारा 1947 में। जब 1904 में ये हो गया तो 1947 में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ। तृतीय पीढ़ी में IC चिप आ गई 1958 में जॉन किल्बी की साकले के बाद। फिर माइक्रो प्रोसेसर आ गया 1971 आते आते और लगभग 2000 के बाद जो है फिर समय आ गया AI का। तो माइक्रो प्रोसेसर को जो है वो टेड हॉप ने लाया और इस तरीके से डेवलपमेंट होते गए। अब ये चालक क्या, जिनसे विद्युत का प्रवाह सीधा हो जाए, चाहे वो तांबा हो चांदी हो, है ना। आप जैसे तांबा है, आपका चांदी है, आपका लोहा है, इससे विद्युत का प्रवाह हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह हो रहा है। अब इलेक्ट्रिसिटी का क्योंकि इनसे प्रवाह हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह हो रहा है, तो तांबा चांदी और लोहा ये सारे के सारे चालक हो गए क्योंकि विद्युत का प्रवाह हो रहा है। तांबा है, लोहा है, चांदी है। अब धातुओं का अच्छा संवाहक इनको माना जाता है, अधातुओं का इनको खराब माना जाता है। इंसुलेटर वो हो गए जिनसे कि विद्युत का प्रवाह नहीं हो रहा है, जैसे लकड़ी है, कपड़ा है, कांच है ना। आपका लकड़ी है, कपड़ा है, आपका कांच है, आपका रबड़ है ना, आपका रबड़ है, इसके अलावा क्वार्ट्जाइट्स है। ये वो चीजें हैं जिससे आपके विद्युत का प्रवाह नहीं हो रहा है, या इनको इंसुलेटर बोलते हैं। लकड़ी, कपड़ा, कांच है। फिर प्लास्टिक भी आपका मान लो, इसमें आपका अभ्रक मान लो, आप इसका है ना, आपका प्लास्टिक मान लो, जिनसे कि आपका विद्युत का प्रवाह नहीं हो रहा है। अब ये तमाम चीजें होती गई तो कुल मिलाकर के कंडक्टर कौन हो गए? कंडक्टर वो हो गए जिनसे कि विद्युत का प्रवाह हुआ। विद्युत का प्रवाह हुआ वो कंडक्टर हो गए। जैसे क्या हुआ? लोहा है, तांबा है, चांदी है। और इंसुलेटर क्या हो गए? इंसुलेटर वो हो गए जिनसे विद्युत का प्रवाह नहीं हुआ। चाहे लकड़ी है, चाहे अभ्रक है, चाहे कांच है, चाहे प्लास्टिक है। मेन बात परीक्षा में क्वेश्चन ये आता है भैया कि ये दोनों के बीच की चीज को हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। दोनों के बीच को हम क्या कहते हैं? दोनों के बीच को हम कहते हैं क्या? सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर भी दो तरीके का होता है, एक एन और एक पी। एन होता है शुद्ध, जो आपके सिलिकॉन और जर्मेनियम से बना होता है, और पी में जो होता है वो अशुद्धि मिलाकर के डोपिंग करके चीजों को डेवलप किया जाता है। और ये जब दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो इसी को जो है वो जंक्शन डायोड बोलते हैं। डायोड एक सीधी दिशा में ही हमेशा जो है वो काम करता है। जबकि जो सुपर कंडक्टिविटी है उसको 1911 में
केमरलिंग ओन्स ने खोजा। और थ्रेशोल्ड करके एक चीज होती है जिसके तापमान दुनिया में सबसे ज्यादा कम होता है, थ्रेशोल्ड, ये अपने को याद रखना है। अब परीक्षा में जो प्रश्न आता है कई बार कि माइजनर प्रभाव क्या है जिसके आधार पर बुलेट ट्रेन काम करने वाली है और वो सुपर कंडक्टिविटी पर बेस्ड है। तो डायोड का मतलब क्या हुआ? डायोड का मतलब वो जो सीधी दिशा में जाए वो हो गया आपका डायोड। डायोड कई तरीके का होता है, एक जेनर डायोड होता है जिसको क्लेरेंस जेनर ने 1914 में खोजा और उन्होंने बोला विद्युत को आगे की दिशा में ले आना है, रिवर्स ब्रेकडाउन का काम करना है, तो वो चीज जेनर डायोड कहलाता है। और ये पी और एन जंक्शन पर बेस्ड काम करता है। पी जंक्शन, एन जंक्शन। एन जंक्शन जिसमें शुद्ध धातु है और पी जंक्शन जिसमें अशुद्ध धातु है, लेकिन डोपिंग करके जिसको सुधारने का प्रयास किया जाता है। 1927 में एक टनल डायोड आया जिसको लियो इसाकी ने लाया। तो टनल डायोड से क्वेश्चन आया था 2022 में कि टनल डायोड क्या है। तो टनल डायोड को 1927 में खोजा था लियो इसाकी ने और माइक्रोवेव के लिए इसका प्रयोग होता है। 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज की भी उच्च क्षमता वाली जगह पे विद्युत का प्रवाह किया जा सकता है। उसी तरीके से एक साटकी डायोड होता है जिसमें एन और पी अगर दोनों काम नहीं कर रहे हैं तो हम लोग काय का प्रयोग करते हैं? साटकी डायोड का प्रयोग करते हैं। परीक्षा में जो प्रश्न आया है वो यह है कि टनल डायोड उच्च क्षमता की स्पीड के साथ हम विद्युत का प्रवाह करते हैं, वो टनल डायोड में करते हैं। और पी और एन की अनुपस्थिति में जो प्रयोग होता है वो साटकी डायोड का होता है। तो कुल मिलाकर के कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि भाई भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कब बना? तो भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड 1954 में बना। इलेक्ट्रॉनिक्स से टॉपिक। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिकल लिमिटेड बना 1974 में। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिकल लिमिटेड बना 1974 में। 50 साल पूरे हो रहे हैं। भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बना 54 में। सेंट्रल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बना 74 में 26 जून को। 7वीं पंचवर्षीय योजना में 80 से 90 के बीच में सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया इलेक्ट्रॉनिक्स पर। 2023-24 में 400 बिलियन अमेरिकन डॉलर के आसपास इलेक्ट्रॉनिक्स के डेवलपमेंट हो रहे हैं। हाल ही में ग्राफीन को लेकर के जो डेवलपमेंट सेंटर है वो केरल के त्रिशूर में खोला गया है। और लगातार कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से संबंधित चीजें, जैसे भारत में आज सैमसंग है, दक्षिण कोरिया की कंपनी है, डेल जो यूएसए की कंपनी है, सोनी जापान की कंपनी है, इंटेल कैलिफोर्निया से आई है, एलजी दक्षिण कोरिया की कंपनी है, बजाज इंडिया की है। ऐसे बहुत सारे कंपनी जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में अपना जो है वो जो है कहीं ना कहीं बेनिफिट दे रहे हैं। अभी जैसे आईएएस में एक प्रश्न आ गया था कि भाई जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां हैं उनसे क्या निकलता है? उनसे जलवाष्प निकलता है। अब इतना सामान्य सा प्रश्न जो है कई बच्चों ने गलत कर दिया। ये भी आईएएस के पेपर में 17 जून को आया था, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों से क्या निकलता है? तो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों से निकलता है क्या? जलवाष्प। ये अपने को याद रखना। उसी तरीके से जो स्मार्ट घड़ियां होती हैं उनमें कौन सी बैटरी यूज होती है? स्मार्ट घड़ियों में बैटरी यूज होती है लिथियम। स्मार्ट बैटरियों में घड़ी कौन सी यूज होती है? लिथियम। ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो लगभग यहां से जो क्वेश्चन आएगा बड़ा सामान्य रहेगा। एक संस्था है इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये 93 में खुला। इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी हार्डवेयर पार्क ये 1993 में खुला। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिकल जो संस्थान है, इंस्टीट्यूशन जो है वो 1974 में खुला गाजियाबाद में। वो मैंने आपको पढ़ाई दिया। तो लगभग जितना जरूरी है। और इन्वर्टर वगैरह जो हमेशा डीसी से एसी में कन्वर्ट होता है, ये भी अपने को यहाँ पर याद रखना है। तो मुझे लगता है कि लगभग जितनी संभावना यहाँ पर है वो हमने पूरा कर लिया है। और देखिए पढ़ के जाइए, क्वेश्चन पढ़े में से आते हैं, ऐसा कोई प्रश्न नहीं जो आप परीक्षा हाल में ना कर पाओ, है ना। बस थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट होने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा यूपीएससी में क्या क्या प्रश्न आए हैं 2 मिनट वो भी देख लेते हैं, ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई डाउट ना हो। जैसे अभी उन्होंने एक प्रश्न पूछ लिया था कि भाई परिसीमन आयोग कौन सी बार बना है? तो भैया परिसीमन आयोग जो है पहली बार 52 में बना था, उसके बाद 62 में बना, फिर 73, 72, 73 में बना, फिर 2002 में बना। तो अब तक जो है, क्योंकि लास्ट टाइम जो 2002 में बना तो कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में बना था, तो अब तक जो है वो परिसीमन आयोग जो है वो 4 बार बन चुका है। इतना सामान्य टाइप का प्रश्न पूछा था। ऐसे ही उन्होंने 71 संविधान संशोधन पूछा था कि कौन कौन सी लैंग्वेज जो है 71वें संविधान संशोधन से जुड़ी हुई है। तो हमने फार्मूला बताया था नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, है ना। तो एक भाषा उसमें जो बोडो दी थी वो उसका आंसर नहीं था। तो इस तरीके के सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई बड़ा भारी प्रश्न मुझे नहीं लगता परीक्षा के अंदर पूछा गया हो। अब आपको बनना नहीं बनना वो आपके विवेक पे, आपके तर्क पर निर्भर करता है। उसी तरीके से अस्थायी कमेटी के अध्यक्ष पूछ लिए थे कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा है।
उस तरीके से 1935 के अधिनियम से क्वेश्चन था कि भाई 1935 का जो अधिनियम है उसमें क्या अखिल भारतीय संघ वाली बात थी, वो एमपीपीएससी में भी आया ऑलरेडी। फिर आर्टिकल 21 पूछ लिया था, निजता का अधिकार, है ना, वो भी एक सरल प्रश्न था। फिर कार्नोवालिस का जो आपका स्थायी बंदोबस्त नीति है उसके बारे में एक एनालिटिकल प्रश्न पूछ लिया था। तो निश्चित तौर पे जो है प्रश्न तो सरल ही आते हैं। अब परीक्षा में हमारा दृष्टिकोण किस तरीके का है या उस प्रश्न को मैनेज करने का, हैंडल करने का हमारा, जैसे अभी 49वीं समानांतर रेखा चर्चा में थी, तो 49वीं समानांतर रेखा चर्चा में थी तो पूछ लिया था कि भाई दुनिया में सबसे बड़ा भौगोलिक सीमा कौन से 2 देशों की लगी हुई। जिसको थोड़ा भी पता हो कि कनाडा और अमेरिका भले पास पास दिखते हों लेकिन उनकी भौगोलिक सीमा जो है वो सबसे ज़्यादा लगी हुई है। तो इस तरीके के प्रश्न भी परीक्षा में पूछे थे। मैं 2-4 प्रश्नों को भी बता देता हूँ, बाद में फिर मैं यूपीएससी का पेपर। मित्रों, अभी तक जो भी हमने पढ़ा आपने देखा, आज की क्लास में आप कंप्यूटर और बेसिक और जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हमने आपको एआई के बारे में बताया, आपको हमने रोबोटिक्स के बारे में बताया, हमने आपको इंटरनेट के बारे में बताया, हमने आपको सोशल मीडिया के बारे में और सोशल नेटवर्क के बारे में बताया, हमने आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताया, हमने आपको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, हमने बेसिक कंप्यूटर की कुछ चीज़ें और कुछ अपडेट कंप्यूटर की चीज़ें भी आपको यहाँ पर डेवलप करी। उसके साथ ही साथ हमने यहाँ पर सोशल मीडिया, इंटरनेट हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, इसके अलावा हमने आपको ई गवर्नेंस और ई गवर्नेंस से जुड़े हुए मॉडल बताए, वो आप सारा देख लीजिए। 3 क्वेश्चन के आसपास बेसिक से, 3 क्वेश्चन आपके अप्लाइड नए टाइप के और 4 क्वेश्चन के आसपास आपके टॉपिक से। तो मान के चलिए मिनिमम 10 और मैक्सिमम 12 क्वेश्चन इस यूनिट से रहेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में करंट अफेयर्स के साथ। सुनते रहिए, देखते रहिए, मेहनत करिए और लगातार जारी रखिए अपने प्रयास को। धन्यवाद।